हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका जीएस वाई जीएस में हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हुई। एक्चुअली मेरा थोड़ा हेल्थ में इशू था, इस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, ठीक है। लेकिन अब रेगुलर क्लासेस होंगी और आपका जो पॉलिटी सेक्शन है वो आपका सीजीएल एग्ज़ाम से पहले हम लोग फिनिश कर चुके होंगे, ठीक है। मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है, तो आपका पॉलिटी सेक्शन फिनिश हो जाएगा और हम लोग फिर जब सीजीएल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। जीएस के सेट्स लगाएंगे, जिससे आपके जिस हिसाब से क्वेश्चंस आएँगे उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग। हाँ, ठीक है, हो रहा है। पार्लियामेंट। तो भारतीय संविधान में पार्लियामेंट को जो रखा गया है वो आर्टिकल 79 से रखा गया है, ठीक है? आर्टिकल 79 आपका पार्लियामेंट में आती है, ठीक है? तो आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ किसको-किसको कंसिस्ट करती है? तो वो आपके प्रेसिडेंट साहब हो जाते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती हैं आपकी पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो तीन चीजें आपकी पार्लियामेंट में आ जाती हैं। राज्यसभा के मेंबर्स को ही काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, ठीक है। और राज्यसभा के मेंबर नहीं, राज्यसभा को ही काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स कहा जाता है। राज्यसभा आपका अपर हाउस होता है, इसी को अपर हाउस भी बोलते हैं, यानी कि उच्च सदन होता है, उच्च सदन। और ये लोकसभा आपका लोअर हाउस होता है, जिसको हम लोग निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। निम्न सदन कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, ये जो लोकसभा और राज्यसभा थे, ये इनिशियल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेड नहीं किए गए थे, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा ये हिंदी शब्द हैं और इनको 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया था, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इनको कॉन्स्टिट्यूशन में इनको एम्बेड किया गया था, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं आप। तो 1954 में आपके राज्यसभा और लोकसभा वर्ड को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। आर्टिकल 80 क्या कहता है? तो आर्टिकल 80 आपका बताता है कि कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा क्या होगी, ठीक है। यानी कि राज्यसभा के बारे में हमको बताता है, वो है आर्टिकल 80, ठीक है। क्लियर है? उसके लिए राज्यसभा में मिनिमम मैक्सिमम आपके 250 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ दिस 238 जो मेंबर्स होते हैं वो आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट किए जाते हैं और ये जो इलेक्शन होता है ये इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? तो इनको हम लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, इनको एमपी एमएलएज इलेक्ट करे जाते हैं, ठीक है। एमपी एमएलएज द्वारा इनका इलेक्शन होता है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा और इसके लिए 4 फील्ड्स आपके डिसाइड किए गए हैं कि इन 4 फील्ड से ये 12 मेंबर्स हो सकते हैं। वो कौन-कौन से हो गए? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। सोशल सर्विस, ठीक है? क्लियर है? तो ये 4 फील्ड होते हैं, इन्हीं से ये 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद ये जो 250 मेंबर्स हैं, इनमें से भी 238 मेंबर्स तो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन 5 सीट्स परमानेंटली वैकेंट रहती हैं। वैकेंट क्यों रहती है? क्योंकि ये 5 सीट्स हम लोगों ने रिजर्व करके रखी गई हैं, रिजर्व की गई हैं फॉर पीओके रीजन। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, उसके लिए हम लोगों ने 5 सीटें वैकेंट करके रखी हैं, ठीक है? तो 238 ही इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं मेंबर्स यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया? ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आर्टिकल नंबर 81 पर, ठीक है? आर्टिकल 81 क्या कहता है? तो उस पर समझते हैं। अभी जो इनडायरेक्ट इलेक्शन वगैरह है उसका भी हम लोगों ने समझा तो था। ये क्या हो गया? 1 मिनट, 1 मिनट। जस्ट अ सेकंड।
ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 81 पर। ठीक है, आर्टिकल 81 आपका लोकसभा का कंपोजिशन बताता है। लोकसभा मतलब बोले तो हाउस ऑफ पीपल्स। ठीक है, ये लिखते जाइएगा बार बार आप, क्योंकि तभी याद होगा। हाउस ऑफ पीपल्स यानी कि लोअर आपका हाउस जो होता है। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो आपकी 550 है। ठीक है, जिसमें से 530 आपके स्टेट के थ्रू चुन के आते हैं, 20 आपके यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं, और 2 नॉमिनेटेड होते थे एंग्लो इंडियंस, होते थे यानी कि इनको हटा दिया गया है अब। ठीक है, पहले 2 नॉमिनेट किए जाते थे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से, जो लोग होते थे उसको हटा दिया गया है। 2019 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 104। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 2 एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, उनका रिप्रेजेंटेशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया है, तो वो आपका आ जाता है 104। क्लियर है? ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए कि जो इलेक्शन है आपका राज्यसभा का, वो हमने कहाँ से लिया है? इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स साउथ अफ्रीका से लिया है, हम लोगों ने सोर्सेज में पढ़ा था। ठीक है, और नॉमिनेशन कहाँ से लिया है? ये आयरलैंड से लिया है ना? नॉमिनेशन हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। ये चीज हम लोगों ने जब सोर्सेज पढ़े थे तब आपको बताए थे। ठीक है, और जो राज्यसभा का जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट के अकॉर्डिंग, तो वो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है हर स्टेट का। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपकी पॉपुलेशन के आधार पर होता है। अब जैसे कि आपके यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है ना, 20 करोड़ के समथिंग है, तो उसके लिए यूपी में आपके 31 सीट्स होती हैं राज्यसभा की। लेकिन अगर मैं सिक्किम और मेघालय जैसे छोटे स्टेट की बात करूं तो इसमें एक एक सीट होती है ना? इनमें एक एक सीट होती है राज्यसभा मेंबर्स, यहाँ से एक एक चुन के आते हैं। आपके सिक्किम हो गए, मेघालय हो गए, छोटे और स्टेट आप काउंट कर सकते हैं जैसे गोवा हो गया। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो यहाँ से एक एक मेंबर्स चुन के आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये भी आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं इनका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये चीज याद रखिए, हम लोग वोट देते हैं इनको, है ना? डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है बाय द पीपल, यानी कि डायरेक्ट हम लोग चुन के भेजते हैं इनको। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब आते हैं 82 पर। आर्टिकल 82 कहता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस। ठीक है, यानी कि हर एक सेंसस के बाद लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट्स होंगी उनको रीएडजस्ट किया जाएगा। कौन करेगा इनको? तो पार्लियामेंट ही करेगी। ठीक है, कोई भी काम होगा वो पार्लियामेंट ही करेगी हर एक सेंसस के बाद। तो जो अभी चल रहा है वो आपका 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, 2021 में दोबारा सेंसस आना था लेकिन कोविड की वजह से वो लेट हो गया। अब बोला जा रहा है कि 2026 तक ये आपका सेंसस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, 2026-27 तक। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसके लिए रीएडजस्टमेंट के लिए एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। डीलिमिटेशन कमीशन, क्योंकि यार आज़ादी के बाद तो जनसंख्या कम थी, उसके हिसाब से सीटें अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से तो सीटें कम पड़ जाएंगी, यानी कि उस हिसाब से पॉपुलेशन आज़ादी के बाद में कम थी, तो उस हिसाब से सीटें रखी गई थी। लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो उस हिसाब से सीटों को एडजस्ट करना करना पड़ेगा। तो इसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन आया था कि डिवीजन जो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो पॉपुलेशन के बेसिस होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बोला गया, एक सजेशन दिया गया कि आप ऐसा कर सकते हैं कि हर एक सेंसस आएगा जब भी 10 साल बाद, तो हर एक सेंसस के बाद में इसको रीएडजस्ट किया जाए। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल 82 के अंदर इसको रखा गया। पहली बार कब आया था डीलिमिटेशन कमीशन? तो फर्स्ट टाइम आया था ये 1952 में। फर्स्ट टाइम 1952 में आया था। ठीक है, उसके बाद 42nd अमेंडमेंट आया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 आया, और इसने कहा कि जो 2000 तक रहेगा, टिल 2000, जो सीट्स रहेंगी वो फिक्स रहेंगी ऑन द बेस्ड ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, सीट्स रिमेन्स फिक्स्ड टिल 2000, ये तो लिख दिया ना, फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, क्लियर हो गया?
उसके बाद 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2001 का, और इसने कहा, इसने ये जो 2000 वाला था ना एरिया, इसको एक्सटेंड कर दिया। कब तक? 2026 तक। एक्सटेंडेड 2026 तक। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद अभी जो आपका डिवीजन ऑफ सीट्स हुई हैं वो 2001 के अकॉर्डिंग चल रही हैं। ठीक है, 2011 नहीं, 2001 के अकॉर्डिंग सीट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बाउंड्री होती है उसको रखा गया है। ठीक है, 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? इतना समझ आ गया? अब आगे चलें। ड्यूरेशन ऑफ हाउस। तो ड्यूरेशन ऑफ हाउस क्या होती है, इसको समझते हैं। यानी कि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनकी ड्यूरेशन जो होती है वो आपकी 6 ईयर्स होती है। ठीक है, और राज्यसभा जो होता है वो आपका परमानेंट हाउस होता है। ठीक है, वो कभी भी आपका डिजॉल्व नहीं हो सकता। ये भी क्लियर होगा आपको? एक मिनट। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, वो कभी भी डिजॉल्व नहीं हो सकता। इसके जो हर एक 1/3 मेंबर्स होते हैं, जैसे कि आपके 210 मेंबर्स हैं सपोज, ठीक है, तो 1/3 मेंबर मतलब 70, तो 70 मेंबर्स रिटायर होंगे हर एक 2 साल बाद, रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, अब जैसे कि जो ये रिटायर हो गए तो नए मेंबर चुन के आए होंगे, वो अगले 6 साल तक रहेंगे। ठीक है, रिटायर अगली बार कौन होंगे? जो बचे हुए जो 140 हैं उनमें से जिनका कार्यकाल 6 साल पूरा हो चुका होगा, उनमें से 70 अगले साल रिकॉर्ड रिटायर होंगे। फिर अगले 2 साल बाद फिर अगले 2 साल आएंगे, फिर जो इनमें से 70 बच गए वो रिटायर हो जाएंगे क्योंकि उनका कार्यकाल 6 साल पूरा हो गया। ठीक है ना, ऐसे करके रिटायर होते रहेंगे हर 2 साल बाद। कभी भी, इसलिए आप देखते हो कि लोकसभा तो डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा 5 साल का ये टर्म कंप्लीट करें या ना करें, ये डिजॉल्व हो जाती है अगर इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू हो जाता है, पास हो जाता है ना, या फिर इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं रहता है, तो ये डिजॉल्व हो जाता है ना। लेकिन आपकी राज्यसभा कभी भी डिजॉल्व नहीं होगी, इसीलिए इसको परमानेंट हाउस कहा जाता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, लेकिन लोकसभा का जो टेन्योर है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। कैन बी एक्सटेंडेड, कैन बी एक्सटेंडेड कब किया जा सकता है? कब किया जा सकता है? ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, आपको इमरजेंसी प्रोविजंस भी बताएंगे। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जब लगी हो तब आपका इसका टेन्योर लोकसभा का एक्सटेंड किया जा सकता है 1-1 साल करके। ठीक है, फॉर 1 ईयर एट ए टाइम, एट ए टाइम यानी एक साल में एक बार में एक ही साल तक इसका एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर से 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? ये हो गया आर्टिकल 83। अब 84 पर आते हैं। 84 मतलब क्वालिफिकेशन। ठीक है, 84 मतलब क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप क्या होनी चाहिए? तो मेंबर को एमपी बनने के लिए आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए सबसे पहले तो। 30 साल की एज कंप्लीट होना चाहिए। किसके लिए? 30 साल की एज आपकी लोकसभा के लिए कंप्लीट होना चाहिए, और राज्यसभा के लिए 25 साल कंप्लीट नहीं, 30 साल राज्यसभा के लिए कंप्लीट होना चाहिए और 25 साल लोकसभा के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, राज्यसभा 30 साल, लोकसभा 25 साल। ठीक है, और बाकी तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया दोनों को ही होना चाहिए। ठीक है, अदर क्वालिफिकेशन भी प्रिस्क्राइब की हैं उन्होंने, जो भी पार्लियामेंट करेगी वो सारी फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया, ये सारी जो क्वालिफिकेशन हम लोगों ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में पढ़ी थी वो यहाँ पर भी लागू होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? 85 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो इनमें मिनिमम जो सेशन होते हैं वो आपके कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। ठीक है, 2 कैसे होने चाहिए? जैसे कि गैप होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में, मिनिमम मैक्सिमम 6 मंथ का होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 6 मंथ का। सपोज यहाँ पर जनवरी में एक सेशन हुआ, ठीक है, 1 जनवरी में सेशन हुआ, तो अगला सेशन आपका जुलाई में होना ही पड़ेगा। ठीक है, इनके बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है। ये फर्स्ट मंथ है, ये 7th मंथ है, तो मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो गया। अब 7th मंथ के बाद इसका नेक्स्ट जो होना चाहिए आपका सेशन, वो आपका नेक्स्ट जनवरी में होना चाहिए, है ना? तो ऐसे करके आपके 2 मिनिमम सेशंस तो कंप्लीट होने चाहिए 1 साल में। क्लियर हो गया इतना? लेकिन हमारे यहाँ 3 सेशंस होते हैं। उन 3 सेशंस को क्या कहते हैं? वो 3 सेशन कौन-कौन से होते हैं? पहला होता है आपका
बजट सेशन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखा है प्रेसिडेंट सम्मन्स पार्लियामेंट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, इसीलिए बोलते हैं कि कम से कम 2 बार तो बुलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बजट सेशन होता है आपका ये फरवरी से अप्रैल के बीच में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन होता है आपका मानसून सेशन, जो चल रहा है अभी। ठीक है, मानसून सेशन ये आपका जुलाई अगस्त के बीच में होता है। और नेक्स्ट होता है आपका विंटर सीजन, विंटर सेशन ये आपका दिसंबर में होता है। ठीक है, तो ये 3 सेशन हमारे यहाँ होते हैं। बजट सेशन में ही बजट बजट हम लोगों का आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज लिखा है, सम्मन लिखा है। ठीक है, तो सम्मन का मतलब होता है बुलावा। ठीक है, पार्लियामेंट को बुलावा प्रेसिडेंट भेजते हैं। कुछ और भी यहाँ पर मीनिंग्स होते हैं, जैसे प्ररोग करना। ठीक है, प्ररोगेशन, प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि एंड करना सेशन को, टू एंड द सेशन, सेशन को एंड करना। ठीक है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि लाइव सेशन जो चल रहा है लोकसभा को उसको एंड करना। ठीक है, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन। ठीक है, तो डिसोल्यूशन मतलब कि एक्ट ऑफ डिसॉल्विंग। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद एडजर्नमेंट सेशन क्या, एडजर्नमेंट की मोशन क्या होता है, इसको मैं आगे भी अभी लिखा होगा शायद, मैंने इंक्लूड किया है इसको, एडजर्नमेंट। तो जो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है लोकसभा का, लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है, और राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपका चेयरमैन होते हैं। ठीक है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस एंड्स अ मीटिंग। ठीक है, मीटिंग को एंड करते हैं, उसी को कहते हैं एडजर्न। बोलते हैं ना कोर्ट इज एडजर्न टिल 11 AM, ऐसे बोलते हैं ना। आपके चीफ जस्टिस भी बोलते हैं, यानी कि जज भी बोलते हैं। तो ऐसे ही जो हेड होते हैं किसी भी हाउस के, वो आपके एडजर्न करते हैं, कुछ टाइम के लिए मीटिंग को होल्ड करते हैं या फिर एंड करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग आगे, ये आता है क्वेश्चन आवर। ठीक है, सबसे पहली जो ओवर होता है हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिटिंग होती है उसका सबसे पहला ओवर होता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्वेश्चन आवर। ठीक है, क्वेश्चन आवर, इट इज मीन फॉर आस्किंग क्वेश्चंस एंड सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके बारे में मेंबर्स आपके जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, किससे, रिस्पेक्टेड मिनिस्ट्रीज से, रिस्पेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है उससे। ठीक है, तो उससे जानकारी लेते हैं। क्लियर हो गया। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो इसमें स्टार्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, तो स्टार्ट क्वेश्चन में ओरल जो आंसर होता है ना ये दिया जाता है, ओरल आंसर, यानी कि क्वेश्चन पूछा तुरंत आपको आंसर मिल गया। कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जा सकता, जैसे कि ये एमपी है। ठीक है, एमपी है, ये कांग्रेस के एमपी है, और इन्होंने ये बीजेपी की एक कोई भी मिनिस्टर है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। ठीक है, राजनाथ सिंह, इनसे किसी विषय में कोई जानकारी लेना चाहा, और ये स्टार्ट क्वेश्चन रहेगा, मतलब पहले से ही इनको देना होगा। ठीक है, स्पीकर को पहले से ही देना होगा लिख के। इन्होंने इनसे क्वेश्चन पूछा, इन्होंने इसके बारे में ओनली जानकारी दे दी। ठीक है, आंसर दे दिया, लेकिन ये दोबारा से कोई भी आंसर नहीं पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी, इन्होंने आंसर दे दिया बस हो गया। उसके बाद आता अनस्टार्ट क्वेश्चन। अनस्टार्ट क्वेश्चन में रिटन आंसर आपको चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने ही कोई मेंबर ने कुछ भी क्वेश्चन पूछा, अनस्टार्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको रिटन आंसर देना पड़ेगा इसको। ठीक है, इस एमपी को, और कोई भी सप्लीमेंट्री अलाउड इसमें भी नहीं होता है। ठीक है, एक बार रिटन आंसर आ गया बस आपको शांति से बैठना होता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होते हैं, तो जैसे कि अर्जेंट मैटर्स हो गए, जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई मुद्दा हो गया। ठीक है, उस पर क्वेश्चन कुछ पूछना है, तो इसके लिए आपको 10 डेज पहले नोटिस एक देना पड़ेगा रिस्पेक्टेड मिनिस्ट्री को। ठीक है, कि हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप इसके लिए बारे में जानकारी तैयार करके आइए। 10 दिन से कम सूचना पर पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि 10 दिन की सूचना आपको देनी पड़ेगी, 10 दिन पहले की सूचना, लेस देन 10 डेज की सूचना पर आपको ये क्वेश्चन पूछने होते हैं। ठीक है, समझ हो गया, मैक्सिमम 10 डेज का ही टाइम होना चाहिए। क्लियर हो गया। ठीक है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस क्या होते हैं। अब आते हैं जीरो ओवर। ठीक है, जीरो ओवर क्या होता है, तो ये क्वेश्चन ओवर के बाद तुरंत स्टार्ट होता है।
मैं इसके टाइम बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन आवर जो होता है आपका, ये 11 AM पे स्टार्ट होता है, 11 AM से 12 11 AM से 12 PM, ठीक है। इसका टाइम पीरियड 12 नून पर स्टार्ट होता है, यानी कि 12 PM से 1 PM, ठीक है, ये टाइम पीरियड है। और एक चीज ये और बता दूं कि ये आपकी इंडिया की खुद की इनोवेशन है, इंडियन इनोवेशन है, यानी कि ये किसी और देश में ये चीज नहीं चलती है, ठीक है, पार्लियामेंट में। ये इंडिया की खुद की इनोवेशन है। तो जीरो ओवर इंडिया ने खुद इन्वेंट किया है। इट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन ओवर, ठीक है। नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ प्रोसीजर, ये मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, मेंशन नहीं किया गया। जैसे बताया जाता है ना, कि मैंने आपको बताया भी था कि जो भी आपके पार्लियामेंट हो गई, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए अपने खुद के रूल्स बना सकती है, ठीक है। अभी आगे पढ़ाऊंगा अभी इनको। तो उसी लिए एक रूल्स ये बनाया गया कि जीरो ओवर भी होगा, ठीक है। नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर रेज अर्जेंट मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो जो जीरो ओवर्स होगा इसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो भी मुद्दा होगा, ठीक है, अर्जेंट मैटर होगा, उसको मेंबर रेज करते हैं। क्लियर होगा, उसको मेंबर्स रेज करते हैं। जस्ट अ सेकंड। हाँ, अब आते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन पर, ठीक है। हाफ एन आवर डिस्कशन क्या होता है, तो इसको देखते हैं। इट इज हेल्ड फॉर इलेबोरेटिंग मैटर्स ऑफ द फैक्ट दैट हैज नॉट बीन क्लैरिफाइड इन क्वेश्चन आवर, यानी कि हाफ एन आवर डिस्कशन ये होता है कि जो क्वेश्चन आवर में क्वेश्चंस पूछे गए उसका आंसर दिया गया, ठीक है। अब वो क्लैरिफाई नहीं किए गए, उनका आंसर तो दिया उन पे, क्योंकि क्वेश्चंस का आपको जैसे मैंने बताया था स्टार्ट क्वेश्चन अनस्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते, ठीक है। लेकिन हाफ एन आवर में आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है, जो आपको चीजें समझ नहीं आई हैं। मेंबर्स कैन सीक फर्दर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मिनिस्टर, उस रिस्पेक्टेड मिनिस्ट्री के मिनिस्टर से आप फर्दर एक्सप्लेनेशन की मांग कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हाफ एन आवर। क्लियर हो गया। अब ऐसे डिस्कशंस को जो स्पीकर होते हैं वो आपके अलाउड करते हैं, स्पीकर कैन अलॉट 3 days इन अ वीक फॉर सच डिस्कशंस, ठीक है। ये नहीं कि डेली हो रहा है, ये डेली नहीं होता है, एक वीक में 3 days आप स्पीकर उनको अलाउड कर सकते हैं, ठीक है, हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए। क्लियर हो गया। अच्छा, लेम डक सेशन क्या होता है, तो लास्ट सेशन जो होता है ना लोकसभा का, जैसे कि पार्लियामेंट, जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन हुए, ठीक है, और डिसोल्यूशन, लोकसभा का डिसोल्यूशन होना है, ठीक है, फ्रेश इलेक्शन हो चुके हैं, तो लोकसभा का जो लास्ट सेशन होता है उसी को हम लोग लेम डक सेशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। टर्म बोरोड फ्रॉम अमेरिकन प्रैक्टिस, तो अमेरिका से ही हम लोगों ने इसको बोरो किया है टर्म को, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, अब आते हैं इंपॉर्टेंट मोशंस इन पार्लियामेंट, ठीक है। अभी हमने आर्टिकल कौन सा पढ़ा है, 85, ठीक है, 85 में ही ये सब कुछ चल रहा है। एडजर्नमेंट मोशन मैंने बता दिया, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, केवल लोकसभा में ही होता है एडजर्नमेंट मोशन। पर्पज क्या होता है, टू ड्रा अटेंशन ऑफ द हाउस टू रिसेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, रिसेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, नीड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स फॉर एडमिशन, ठीक है, इसके लिए कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना जरूरी है। इट इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस, जैसे कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, ठीक है, उसको तुरंत उठाना है, ठीक है, तो इसके लिए 50 मेंबर्स की परमिशन चाहिए कि हम एडजर्नमेंट मोशन लेके आ रहे हैं, ठीक है। और जो आपका रेगुलर मुद्दा जो चल रहा होगा, रेगुलर नॉर्मल जो बिजनेस चल रहे होंगे उसको इंटरप्ट होना पड़ेगा, तभी तो इसको आप लगा सकते हैं, है ना, इसी को तभी तो इस सेशन को चला सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है। अब आते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये केवल लोकसभा में ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। अगर पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन कलेक्टिवली, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो आपके कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द लोकसभा, ठीक है, ये चीज बता चुका हूं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर एक भी मिनिस्टर खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव आपका पारित होता है तो आपकी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर नए से दोबारा से इलेक्शन होंगे। क्लियर हो गया।
अब इसके लिए भी आपको 50 मेंबर्स का कम से कम सपोर्ट चाहिए, ठीक है, 50 मेंबर्स का कम से कम सपोर्ट चाहिए। मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 75 में मैंने बताया था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लोकसभा के अंदर आती है। लोकसभा के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये मैंने आपको जब आर्टिकल 75 बताया था तो मैंने आपको बताया था, क्लियर है। चलिए अब आते हैं कॉन्फिडेंस मिनिस्टर। देखिए नो कॉन्फिडेंस मिनिस्टर आपकी अपोजिशन लेके आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस मोशन, मैं कुछ और बोल गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका अपोजिशन लेके आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस मोशन आपके प्राइम मिनिस्टर साहब लेके आते हैं, ठीक है, ताकि वो प्रूव कर सकें अपनी मेजोरिटी को। जैसे उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे कि नहीं, हम कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं ताकि हम अपनी मेजोरिटी को लोकसभा में प्रूव कर सकें, ठीक है। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, इस मेजोरिटी को प्रूव नहीं कर पाती है, तो उनको क्या करना पड़ता है? इनको रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है, रिजाइन करना पड़ता है अपनी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में, ठीक है। सेंसर मोशन क्या होता है? तो सेंसर द पॉलिसीज, सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, ठीक है, आपने सिनोनिम भी इसका इंग्लिश में पढ़ा होगा। सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, ठीक है, किसी की। तो इंट्रोड्यूस टू सेंसर द पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लेके आई है या फिर किसी मिनिस्टर कोई लेके आया है, ठीक है, तो इसलिए सेंसर मोशन आता है। डज नॉट रिक्वायर रेजिग्नेशन, अगर पास हो जाता है, कोई भी रेजिग्नेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है, पास होने के बाद भी। यूज टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, बस अपना असहमति असहमति को व्यक्त करने के लिए ये मोशन लाया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। कट मोशन क्या होता है? कट मोशन मतलब रिलेटेड टू डिमांड फॉर ग्रांट्स इन द बजट, ठीक है, तो बजट में जो आपकी डिमांड्स हैं उनको ग्रांट देने के लिए उनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कट मोशंस होते हैं। एक हो गया पॉलिसी कट, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी, टोकन रिडक्शन टू ₹1, ठीक है, 1 रुपए की कटौती होती है नीति के विरोध में, पॉलिसी कट हो गया। इकोनॉमिक कट क्या होता है? तो रिड्यूस एक्सपेंडिचर बाय स्पेसिफिक अमाउंट, वो आपका स्पीकर तय करेंगे, ठीक है, रिड्यूस एक्सपेंडिचर बाय स्पेसिफिक अमाउंट, खर्च को निश्चित राशि से घटा देना। टोकन कट फॉर स्पेसिफिक ग्रीवांस रिड्यूस बाय 100 रुपीज को कटौती करते हैं यहाँ पर, ये किसी भी विशेष समस्या के लिए, ठीक है, ये कट मोशंस होते हैं, क्लियर हो गया। आगे आते हैं प्रिविलेज मोशन। तो मूव्ड व्हेन अ मेंबर फील्स दैट प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट और इट्स मेंबर आर ब्रीच्ड, जो भी प्रिविलेजेस आपके मेंबर्स को मिलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं, वो अगर ब्रीच्ड होते हैं तो उसके लिए ये मोशन लाया जाता है, ठीक है। और ये डिसाइड कौन करेगा? तो राज्यसभा के चेयरमैन डिसाइड करते हैं और लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। ध्यान कर्सर प्रस्ताव यानी कि कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है? तो ये लोकसभा में ही पारित किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। मेंबर्स कॉल्स अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, जैसे कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोकसभा क्षेत्र में कुछ भी दिक्कत हुई है, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है अर्जेंट में, और उसका उससे रिलेटेड जो मिनिस्टर है उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कानपुर के कोई एक मिनिस्टर है, कानपुर के कोई एमपी हैं, ठीक है, तो कानपुर के एमपी अगर उनके यहाँ कोई भी एक दंगा वगैरह हो जाता है या कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का अर्जेंट का मुद्दा आ जाता है, तो उससे रिलेटेड जो भी, ठीक है, जो भी मिनिस्टर होंगे उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए ये मोशन लाएंगे वो, ठीक है, कॉलिंग अटेंशन मोशन, क्लियर हो गया। मिनिस्टर्स गिव्स स्टेटमेंट फॉलोड बाय द डिस्कशन, ठीक है, फिर चर्चा होती है, मंत्री अपना बयान देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लोजर मोशन। तो ये एंड द डिबेट ऑन अ मैटर इमीडिएटली एंड पुट इट टू वोट। क्लोजर मोशन का मतलब होता है समापन समापन प्रस्ताव। डिबेट जब एंड हो जाती है तो उसके लिए वोटिंग की जाती है, उसके बाद वोटिंग की जाती है, ठीक है। मैटर इमीडिएटली एंड पुट इट टू वोट प्रिवेंट्स डिले इन प्रोसीडिंग। जाहिर सी बात है जब वोटिंग होगी तो वोटिंग में खूब सारी चर्चा भी होगी, डिबेट हुई है, ठीक है, तो उसमें फिर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो आपकी डेली प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसमें डिले तो आएगा, देरी तो होगी, ठीक है। तो ये हो गया क्लोजर मोशन। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सारे हम लोगों ने मोशन कर लिए, सारे मोशन हम लोगों ने कर लिए। मोशन ऑफ थैंक्स भी होता है, जैसे मैं इनको शॉर्ट में समझा देता हूँ, मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है। जैसे कि इसको कहते हैं हम लोग प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद में एक मोशन ऑफ थैंक्स मूव किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई अदर मिनिस्टर जो होता है वो इस डिबेट का रिप्लाई करता है, जो भी डिबेट होती है उसका रिप्लाई करेगा और मोशन पास कर दिया जाएगा हाउस में, ठीक है। ये अलाउ करता है वाइड रेंजिंग डिस्कशन ऑन द गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस, यानी कि मोशन ऑफ थैंक्स एक तरीके से ये हो गया कि गवर्नमेंट की जितनी भी उपलब्धियां थी, ठीक है, उसको बताते हैं, ठीक है। कौन बताते हैं?
प्रेसिडेंट साहब बताते हैं कि गवर्नमेंट ने ये काम किए हैं। मोशन ऑफ थैंक्स आपकी सरकार जब एंड होती है, नई चुन के आएगी तब दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 86, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस। ठीक है, तो वही वाला आ गया जो मैंने बताया, प्रेसिडेंट कैन एड्रेस आइदर हाउस और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंड मैसेज। ठीक है, तो किसी भी हाउस को वो एड्रेस कर सकते हैं किसी भी वक्त और मैसेज भेज सकते हैं अपना। स्पेशल एड्रेस बाई प्रेसिडेंट, तो सेम चीज हो गई। पार्लियामेंट एड्रेसेस बोथ हाउस एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। अच्छा, इसमें कभी भी आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं एड्रेस कर सकते हैं। इसमें आपके कब करते हैं? फर्स्ट सेशन को करते हैं, जब भी पार्लियामेंट आएगी। ठीक है, कोई भी हाउस बिगिन होगा तो पहला सेशन आएगा, उसमें प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। ठीक है, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ द एवरी ईयर। जो पहला सेशन होता है, जैसे कि पहला सेशन कौन सा होगा? बजट सेशन होगा, जाहिर सी बात है, हर साल। तो बजट सेशन का पहला दिन होगा जो, उसमें आपके प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? स्पेशल उनका एड्रेस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? और जनरल इलेक्शन जैसे मोदी साहब अभी 2024 में जीत के आए थे, तो जो पहला सेशन था उसमें प्रेसिडेंट साहिबा एड्रेस की थी। ठीक है, लोकसभा को। क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। तो मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट बट हैव नो वोटिंग राइट्स इफ नॉट मेंबर्स। ठीक है, जैसे कि एक लोकसभा के मेंबर्स हैं, जैसे अमित शाह जी हैं। ठीक है, अमित शाह जी हैं, इन भाई साहब का आज मूड किया, उन्होंने कहा यार चलो आज राज्यसभा घूम के आया जाए। ठीक है, तो ये चले गए राज्यसभा। उन्होंने कहा भाई और जेपी नड्डा साहब कैसे हैं आप? ठीक है, तो सब मिले, हालचाल लिया उनका और इनकी प्रोसीडिंग्स में शामिल हो गए। ठीक है, लेकिन सपोज उस टाइम पर कोई ये बिल यहाँ पर चर्चा में था। ठीक है, उसमें वोटिंग होती है, तो अब अमित शाह साहब तो लोकसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के तो मेंबर है नहीं, तो यहाँ पर वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो सिर्फ पार्टिसिपेट कहाँ कर सकते हैं? वो सिर्फ लोकसभा में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही राज्यसभा के मेंबर्स आपके लोकसभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ। अब अटॉर्नी जनरल पे आते हैं, तो अटॉर्नी जनरल भी आपके किसी भी सभा के, किसी भी हाउस के मेंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन ये प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, आर्टिकल 88। चलिए अब आते हैं आगे, 89। 89 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात करता है, राज्यसभा के चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के बारे में। चेयरमैन तो बाय डिफॉल्ट आपके वाइस प्रेसिडेंट हो जाते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स इलेक्टेड है डिप्टी चेयरमैन। तो जो भी मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, वो आपके डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, चेयरमैन अगर छुट्टी पे है, जैसे कि बीमार पड़ गए, ठीक है, तो बीमार जब पड़ जाते हैं तो इनका जो एक्टिंग चेयरमैन होते हैं ना, वो डिप्टी डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं ना, वो एक्टिंग चेयरमैन की तरह काम करने लगते हैं। जैसे इस समय आपके जगदीप धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज के रिलेटेड। तो अब इस समय जो आपके डिप्टी चेयरमैन है, वो आपके चेयरमैन की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ही आपके चेयरमैन की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 89, आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन। तो अगर डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस का वैकेंट हो गई, ठीक है, तो डिप्टी चेयरमैन कैन रिजाइन और बी रिमूव्ड बाय मेजॉरिटी रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में ही इनका रिमूव करने का रेजोल्यूशन पारित किया जाएगा। ठीक है, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक है, क्लियर है? तो ये आ गया आर्टिकल 90, लोकसभा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आते हैं आगे, आर्टिकल 91, पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन। तो डिप्टी चेयरमैन की आपकी पावर क्या होती है? तो डिप्टी चेयरमैन और एनी पर्सन चूजन बाय राज्यसभा प्रिसाइड्स इन अब्सेंस ऑफ चेयरमैन। तो चेयरमैन साहब जब नहीं होंगे तो आपके यही प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, यही एक्ट करेंगे चेयरमैन की तरह। तो आर्टिकल 89, 90 और 91 आपको दिमाग में बसा लेना है। ठीक है। अच्छा, ये जो चेयरमैन होते हैं, जो आपके चेयरमैन होते हैं, वो एक पैनल बनाते हैं, 10 मेंबर्स का पैनल बनाते हैं। तो चेयरमैन अपॉइंट्स 10 मेंबर पैनल
पैनल, 10 मेंबर पैनल और वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। अब यहीं से इन्हीं 10 मेंबर्स में से एक मेंबर्स जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा उम्र का होता है, उसी को वाइस चेयरमैन बना दिया जाता है, ठीक है। 1 मेंबर फ्रॉम एयर प्रिसाइड्स द प्रिसाइड्स द हाउस इन अब्सेंस ऑफ चेयरमैन। जब चेयरमैन नहीं होंगे तो आपके इसी पैनल में से एक मेंबर उठेगा और वो आपका प्रिसाइड करेगा हाउस, ठीक है। सपोज वो मेंबर जो सबसे उम्र दराज है वो भी नहीं है, तो फिर उससे कम उम्र का आपका मेंबर चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ चेयरमैन। क्लियर हो गया? अच्छा, पहली वुमेन एक बनी है, अपॉइंट की गई है इसी 10 मेंबर्स पैनल की, आप बता सकते हैं, रिसेंटली में बनाई गई है 10 मेंबर पैनल की फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन, पीटी उषा जी, ठीक है। पीटी उषा जी को ये फर्स्ट वुमेन बनी है टू बी अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट पैनल, सॉरी वाइस चेयरमैन पर्सन, क्या बोल रहा हूँ, वाइस चेयरपर्सन पैनल। क्लियर हो गया? तो इसको इनको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। आते हैं आर्टिकल 92 में, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड, अगर उन्हीं के लिए आपका रिमूवल का रेजोल्यूशन पास किया गया है, ठीक है। जैसे कि चेयरमैन है, चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट है, और उनका एक तरीके से कह सकते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस वहां पर लाया गया है, ठीक है, हाउस में, और डिप्टी चेयरमैन के लिए भी, तो ये लोग प्रिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, जाहिर सी बात है, ये लोग प्रिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आई थिंक। लेकिन वोट दे सकते हैं अपने खिलाफ या अपने पक्ष में, ये वोट दे सकते हैं एट फर्स्ट इंस्टेंस, राइट टू वोट एट फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि जब पहली बार वोटिंग होगी ना तब ये वोट कर सकते हैं। लेकिन सपोज इक्वल हो गया, वोट आपके इक्वल हो गए, तो आपका कास्टिंग वोट जो डालते हैं ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो नहीं दिया जा सकता है इनके द्वारा, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन नहीं दे सकते अगर इनके खिलाफ इंपीचमेंट का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं आर्टिकल 93। अब देखिए 93 से आपके स्पीकर शुरू होते हैं, ठीक है, 93 से स्पीकर शुरू होते हैं। मैंने बताया था डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आपके काउंसिल ऑफ स्टेट के कौन से आर्टिकल में आते हैं, 89 में आते हैं, ठीक है, 89 में। तो 4 आर्टिकल इनसे रिलेटेड हो गए, राज्यसभा मेंबर से, ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन से रिलेटेड हो गए। फिर आ गए 93 आपके स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर और लोकसभा में, ठीक है, समझ आ गया। तो लोकसभा मेंबर्स इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। आप बताइए स्पीकर अभी इस समय कौन है, ठीक है, स्पीकर अभी इस समय कौन है वो आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। 93 आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 3 को अगर हम ऐसे करके बनाएंगे तो एस बन जाएगा, ठीक है, मतलब मुझे तो याद हो जाता है, बाकी याद कर सकते हैं आप 93, ठीक है। पहले स्पीकर कौन थे वो भी बताइए, स्पीकर प्रेजेंट में कौन है, और फर्स्ट स्पीकर कौन थे, ठीक है। अच्छा, जो स्पीकर होता है, स्पीकर जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी की तरफ से होते हैं, ठीक है, स्पीकर फ्रॉम रूलिंग पार्टी। जाहिर सी बात है रूलिंग पार्टी ही अपना स्पीकर बनाएगा, क्योंकि स्पीकर के हाथ में बहुत पावर होती है, स्पीकर ही डिसाइड करते हैं कि कौन मेंबर्स को सस्पेंड किया जाए, कब किया जाए, ठीक है, कौन सा बिल आपका मनी बिल होगा नहीं होगा, ये सब स्पीकर के हाथ में होता है। स्पीकर के बारे में ही, स्पीकर के पास ही सबसे ज्यादा पावर होती है हाउस में, ठीक है। और डिप्टी स्पीकर कहाँ से होता है, तो डिप्टी स्पीकर आपके फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, जी हाँ, डिप्टी स्पीकर इज फ्रॉम अपोजिशन पार्टी, ठीक है। आपने अभी देखा होगा रिसेंट की आपने पार्लियामेंट की जो हियरिंग्स चल रही हैं उसमें लोकसभा में आपके जो अयोध्या के सांसद हैं, क्या नाम है उनका, अयोध्या के सांसद, वही आपके स्पीकर के अब्सेंस में डिप्टी स्पीकर बने थे और उन्होंने हाउस को प्रिसाइड किया गया था, ठीक है। मैं उनका नाम मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, अयोध्या के जो सांसद हैं, अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, मिस कर रहा है मेरे दिमाग से।
तो रूलिंग पार्टी से स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर आपके अपोजिशन पार्टी से होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अवधेश कुछ ऐसी कुछ था यार नाम, अवधेश प्रसाद ऐसी कुछ नाम है ना। क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे 94 वकेशन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, यानी कि उनको रिजाइन देना है या रिमूव किया गया उनको लोकसभा से, तो आपका 94 आ जाएगा। अगर हम 90 की बात करें तो ये आ जाएंगे चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, डीवाई चेयरमैन। ठीक है, रिमूव करने के लिए प्रोसेस, तो 90 में आ जाएगा और इनका 94 में आएगा, 4 का डिफरेंस रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इनके भी कुछ प्रोविजंस हैं। अगर स्पीकर रिजाइन देना है तो उनको डिप्टी स्पीकर को देना पड़ेगा, और डिप्टी स्पीकर अगर रिजाइन दे रहे हैं तो वो उनको रिजिग्नेशन अपना स्पीकर को देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। और इनका जो रिमूवल होगा, ये रेजिग्नेशन की बात हो गई। ठीक है, ये रेजिग्नेशन की बात हो गई। और रिमूवल कैसे होगा? इफेक्टिव मेजोरिटी से होगा, इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी। क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और स्पीकर के बारे में बताना है मुझे कि जब तक नया आपका स्पीकर नहीं बन जाता, जैसे कि सपोज मोदी जी चुनाव हार जाते, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस अगर जीतती तो कांग्रेस का स्पीकर होता। ठीक है, तो कांग्रेस का स्पीकर बनता, तब तक ओम बिरला साहब जो स्पीकर थे, चलिए मैंने बता दिया यहाँ पर, प्रेजेंट के स्पीकर कौन है? ओम बिरला साहब हैं। ठीक है, और फर्स्ट वाले भी बता दीजिए अब भाई, गणेश मावलंकर, जिनको जीबी मावलंकर भी कहा जाता है। ठीक है, गणेश मावलंकर। ठीक है, तो सपोज ओम बिरला साहब तो अब इलेक्शन हार चुके हैं, मतलब कि बीजेपी इलेक्शन हार चुकी, तो वो तो स्पीकर बनने से रहे। ठीक है, तो जब तक वो बने रहेंगे, जब तक नया स्पीकर जो आपकी रूलिंग पार्टी है वो चुन के ना भेजे, ठीक है, तब तक वो रहेंगे और उनको ओथ भी वही दिलाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब आते हैं आगे हम लोग 95 पर, पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर की पावर वही चीज एब्सेंस ऑफ स्पीकर में आपके ये प्रिसाइड करेंगे। ये चीज तो हम लोग उसमें भी पढ़े थे 91 में भी। ठीक है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन वाले में। अच्छा, अब्सेंट में इनका भी एक पैनल बनता है, तो 10 मेंबर पैनल यहाँ पर भी बनता है, 10 मेंबर्स पैनल ऑफ डिप्टी स्पीकर। ठीक है, जैसे उसमें 91 में बनता था, आर्टिकल 91 में 4 का डिफरेंस है ना, 91 में जैसे बनता था वैसे ही यहाँ पर भी बनता है। ठीक है, और इसमें से चेयरमैन जब भी अब्सेंस रहेंगे तो उनमें से एक मेंबर आपका डिप्टी स्पीकर पैनल में से आपका स्पीकर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर जो आपके स्पीकर हैं वो सपोज सीटी वैकेंट हो जाती है, रिजाइन दे देते हैं स्पीकर साहब, तो फिर पता क्या होता है? वैकेशन के केस में यहाँ पर पंगा है। वैकेशन के केस में क्या होता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कौन आपका प्रिसाइड करेगा। प्रेसिडेंट डिसाइड्स हु विल प्रिसाइड द हाउस। ठीक है, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, एक मेंबर को बना देते हैं, जब तक नया स्पीकर नहीं चुन के आता है तब तक आपके वही स्पीकर रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड, कौन सा केस हो सकता है जब नहीं प्रिसाइड करेंगे? जी हाँ, जब इनका रिमूवल रेजोल्यूशन आया हो तब ये प्रिसाइड नहीं करेंगे, जैसे आर्टिकल 92 में आपके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड नहीं करते थे। ठीक है, क्लियर हो गया। सेम चीज है, जो वहां पर था वही चीज यहाँ पर था। भाई वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंट होगा, यानी कि वोटिंग करेंगे ये, अपने अपने खिलाफ महाभियोग आया है भाई, तो वोटिंग तो करेंगे ही, लेकिन आपका कास्टिंग वोट नहीं डालेंगे। जो स्पीकर की ताकत होती है कास्टिंग वोट डालने की, कि अगर टाई हो गया तो कास्टिंग वोट डालने की स्पीकर की पावर होती है, लेकिन जब अपने ही खिलाफ रिमूवल रेसोल्यूशन चल रहा है तो वहां पर कास्टिंग वोट स्पीकर नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 97 सैलरीज ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि जो स्पीकर हो गए, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ये सारे कौन डिसाइड करेगा? ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है, तो 97 में सैलरी ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गई। 98 में सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, तो हर एक आपके हाउस का एक सेक्रेटरी होता है। ठीक है, सेपरेट सेक्रेटरीट होता है। ठीक है, और होता कौन है सेक्रेटरीट? ये एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर, इन्हीं को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, जो काफी ज्यादा एजेड हो जाते हैं, मतलब कि जिनकी ड्यूटी एक तरीके से कह सकते हैं कि
60 प्लस वालों को ही अपॉइंट किया जाता है, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट सेक्रेटरी ऑन एडवाइस ऑफ स्पीकर ऑफ द हाउस, ठीक है, किसकी जगह, किसके एडवाइस पर, स्पीकर के एडवाइस पर, ठीक है। अब स्पीकर कौन, आपके लोकसभा में स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में तो चेयरमैन होते हैं ना, तो उनके एडवाइस पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हर एक हाउस के सेक्रेटरिएट को। क्लियर हो गया। फिर आते हैं 99 पर। तो 99 में आपका दे रखा है कि ओथ कौन दिलाएगा, ओथ बाय द मेंबर्स, यानी कि हर एक एमपी को ओथ लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट में बैठने से पहले। कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट साहेब दिलाएंगे, ठीक है, बाई प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट जिसको चूज कर दें, ठीक है, ये बताया था ना, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट करेंगे वो आपका ओथ दिला सकता है, ठीक है। कभी कभी आपने सुना होगा प्रोटेम स्पीकर, नाम सुना है, प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर ही आपके ओथ दिलाते हैं, ठीक है, टेम्परेरी स्पीकर होते हैं। और ये सीनियर मोस्ट आपके मेंबर्स होते हैं जो न्यूली अपॉइंटेड, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, न्यूली अपॉइंटेड जो पार्लियामेंट होती है, उसमें जो सबसे उम्र दराज इस एमपी होते हैं उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आर्टिकल 100, 100 रुपए में वोटिंग, ठीक है, 100 रुपए में वोटिंग, तो 100 वोटिंग, वोटिंग इन हाउस, हाउस में जो वोटिंग होती है वो आर्टिकल 100 में लिखा है। ऑल क्वेश्चंस in house are decided by majority votes. Presiding officer has casting vote in a case of tie. बताया था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि लोकसभा में आपका स्पीकर होते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, तो ये आपके कास्टिंग वोट डालते हैं। लेकिन अगर उनके खिलाफ महाभियोग चल रहा है तो वो कास्टिंग वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। अब 101 आता है वकेशन ऑफ सीट, ठीक है, सीट खाली हो गई, 101 रुपए दो, सीट आपकी भर जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 101 आपका वकेशन ऑफ सीट पर आता है। अ मेंबर कैन नॉट होल्ड ऑफिस इन बोथ हाउसेज इफ इलेक्टेड इन बोथ ही मस्ट वकेट वन सीट। सपोज राज्यसभा मेंबर थे, 6 साल के लिए चुनने गए थे, ठीक है, 6 साल से पहले ही उन्होंने कहा कि यार अब यार राज्यसभा में बैठने का मेरा मन नहीं कर रहा है, अब ऐसा करते हैं लोकसभा चलते हैं, ठीक है, लोकसभा घूम के आते हैं। तो लोकसभा से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ठीक है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा, किसी भी जिले से इलेक्शन लड़के, अब वो जीत जाते हैं, जीत गए, तो अब दोनों हाउस में तो बैठ नहीं सकते, ऐसा तो नहीं आज यहाँ बैठते हैं कल वहां बैठते हैं, ठीक है, आज स्पीकर के यार इधर आप अभी बताओ, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों हाउसों में नहीं बैठ सकते हैं, आपको एक हाउस से रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो 101 आर्टिकल मतलब आपको रिजाइन करना पड़ेगा अगर आपको दोनों हाउस में इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल 102 और 103 आपका डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लिखते रहना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड यानी कि पागल हो जाए, इंसॉल्वेंसी, ठीक है, फॉरेन सिटीजनशिप यानी कि बैंकरप्ट हो जाएगी, और एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। और कौन से शेड्यूल में, तो ये 10th शेड्यूल में, 5 2 10, तो 10th शेड्यूल में है ये एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में जो भी आपके प्रोसीजर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट डिसाइड्स ऑन डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर कंसल्टिंग इलेक्शन कमीशन, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन से डिस्कस करने के बाद, कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट डिसाइड कर देते हैं कि इसको डिस्क्वालीफाई करना होगा कि नहीं करना होगा, ठीक है। और इस डिस्क्वालिफिकेशन में जो आपका स्पीकर होंगे, स्पीकर का जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा, डिसीजन इज फाइनल, ठीक है, स्पीकर को जो डिसीजन होंगे वही फाइनल होता है, किसके अकॉर्डिंग, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो 52nd आपका जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसमें आपका इसके थ्रू अगर डिस्क्वालीफाई हुए तो आपका स्पीकर का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। इसीलिए कहते हैं स्पीकर एक बहुत बड़ा पद होता है, ठीक है, बहुत बड़ा पद होता है, यही डिसाइड करता है कि किसी मेंबर ने इसका उल्लंघन किया है कि नहीं किया है। अगर इन्होंने चाहे भले किया हो उन्होंने, लेकिन अगर स्पीकर ने कह दिया कि नहीं इन्होंने नहीं किया है तो नहीं किया है, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता, उनका डिसीजन फाइनल है, ठीक है। तो इसलिए स्पीकर की बहुत मारामारी रहती है। आर्टिकल 104 105 पे आते हैं, यहाँ पर कुछ छूटा है, 104 छूटा है, चलिए 104 देख लीजिए। तो 104 क्या कहता है, आर्टिकल 104 ये कहता है कि पेनाल्टी होगी आपकी सिटिंग और वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन, यानी कि आपने ओथ नहीं ली, ठीक है, ओथ आपने नहीं ली और आप बैठ गए आके कहाँ, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में नहीं ली तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पेनाल्टी पड़ेगी, 500 रुपये पर डे, पेनाल्टी पर डे, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। अच्छा, ओथ कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल कौन सा है, 99, अभी बताया था ना,
यही बताया था ओथ बाई मेंबर 99, ठीक है। आर्टिकल 105 में आती पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, यानी कि मेंबर है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, कोई भी उनके खिलाफ केस नहीं दर्ज किया जा सकता है अगर उन्होंने किसी को भी कुछ भी बोल दिया पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में बोले गए शब्दों का आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते, ठीक है, समझ आ गया। नो मेंबर कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर वोट्स और स्पीचेस इनसाइड पार्लियामेंट, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच पार्लियामेंट में मिली है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। नो एमपी शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी सेड वोट इन पार्लियामेंट, किसी भी कोर्ट में आपका लायबल नहीं होते हैं आप उसके लिए, ठीक है, जो आपने स्पीच दी है। एमपी कैन नॉट बी अरेस्टेड, एक पॉइंट है, एमपी कैन नॉट बी अरेस्टेड इन सिविल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग अ सेशन, जब सेशन चल रहा है तो आप किसी भी एमपी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको प्रिविलेज नहीं मिला है किसी भी एमपी को, अगर जैसे कि किसी भी एमपी ने फायरिंग कर दी और उससे किसी की डेथ हो गई, है ना, जैसे भी होते हैं ना कि भाई मिर्जापुर वाले कालीन भैया हैं, अब सांसद बन गया, अरे भौकाल अभी भी रहना चाहिए, है ना, तो उन्होंने किसी को उड़ा दिया, मुन्ना भैया जैसे अगर बैठ गए जाके एमपी तो वो उड़ा दिए, तो भाई इसके लिए आपको प्रिविलेज नहीं मिली गई है, ठीक है। हाँ, सिविल प्रोसीडिंग्स में आपको मिली है छूट, ठीक है, कि आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, जैसे आपने किसी की जमीन हड़प ली तो उसके लिए आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको 40 डेज का प्रायर 40 डेज या तो पहले आप ले सकते हो, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और 40 डेज बाद में भी नहीं किया जाएगा, मतलब कि 40-40 80 दिन का आपको तो ये छूट मिली हुई है, ठीक है, उसके बाद कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। आर्टिकल 106 सैलरीज ऑफ एमपीज, ठीक है, सैलरीज ऑफ एमपीज, तो सैलरीज ऑफ एमपीज डिसाइड कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी और आर्टिकल 106 के तहत करेगी, ठीक है, ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अब आर्टिकल 107 से हम लोग आ जाएंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स पर, ठीक है। अब यहाँ से क्या आती लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं उनको समझते हैं। आर्टिकल 107 में दिया प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, ठीक है। अब बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट मनी बिल, मनी बिल केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो सारे दोनों हाउस में सारे बिल आपके इंट्रोड्यूस किया जा सकते हैं एक्सेप्ट मनी बिल। अब बिल मस्ट बी पास्ड बाई बोथ हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, और उसको लॉ बनने के लिए आपके प्रेसिडेंट के साइन होने पड़ेंगे, ठीक है, टू बिकम लॉ एक्सेप्ट मनी बिल। तो मनी बिल आपका जरूरी नहीं कि राज्यसभा में पास नहीं हुआ तो वो पास ही नहीं होगा, ठीक है, राज्यसभा को कुछ मतलब मनी बिल के केस में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, वैसे लोकसभा राज्यसभा के पास इक्वल पावर है, लेकिन मनी बिल के केस में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, ठीक है। अब बिल में बी इंट्रोड्यूस बाई मिनिस्टर, गवर्नमेंट बिल होगा, प्राइवेट मेंबर बिल होगा वो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाएगा, यानी कि अगर कोई मिनिस्टर ने पारित इंट्रोड्यूस किया है तो उसको गवर्नमेंट का बिल होगा, जाहिर सी बात है मिनिस्टर आपका गवर्नमेंट का ही होगा ना, अपोजिशन पावर का तो होगा नहीं। और अगर कोई और मेंबर ने किया जो आपका मिनिस्टर नहीं है तो वो आपका प्राइवेट मेंबर बिल हो जाएगा, ठीक है, दो तरीके के बिल होते हैं, हो गया क्लियर। आते हैं अब आगे टाइप ऑफ बिल। अब बिल के टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है, 107 अनुच्छेद के अंदर ही आता है ये। पहला आता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल आपका किसी भी हाउस में किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वो ऑर्डिनरी बिल हो जाएगा। ये डील्स विद एनी मैटर एक्सेप्ट मनी रिलेटेड इशू, जो भी मनी रिलेटेड इशू होगा ना उसके एक्सेप्ट उसके अलावा कोई भी मैटर होगा उसको डील करेगा। मस्ट बी पास्ड बाय द बोथ हाउसेज एंड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, तब ये बिल बनेगा। और ज्वाइंट सिटिंग, जैसे कि दोनों हाउसों में नहीं मामला बन पाया, ठीक है, दोनों हाउसों में मामला नहीं बन पाया तो ज्वाइंट सिटिंग होती है, पॉसिबल अगर हो रहा है कि ज्वाइंट सिटिंग की पॉसिबिलिटी हो रही है तो ज्वाइंट सिटिंग होती है, आर्टिकल 108 में दिया हुआ है ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजंस, ठीक है, और उसके द्वारा आपका सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, ठीक है, याद रखना ज्वाइंट सिटिंग में सिंपल मेजोरिटी होती है, ठीक है। अब आते हैं आगे 107 हो गया। ऑर्डिनरी बिल, अच्छा ऑर्डिनरी बिल कितने टाइप के होते हैं, तो ये पब्लिक मेंबर बिल होते हैं, पब्लिक मेंबर बिल मतलब मिनिस्टर बिल, ठीक है, जो पहले बताए, और ये प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं, ठीक है। इसमें इनको 1 मंथ का प्रायर नोटिस देना होता है, कोई भी मिनिस्टर एक प्राइवेट मेंबर नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, ठीक है, ये पब्लिक मेंबर ही होगा। इसमें 1 वीक का प्रायर नोटिस होगा,
कि हम ये बिल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, 1 वीक का प्रायर नोटिस, और इसमें 1 मंथ का प्रायर नोटिस। ठीक है, दिमाग में बसा लेना। मंत्री होगा तो वो 1 वीक का ही प्रायर नोटिस देगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सरकार में है, सरकार को तो बातें पता ही होंगी ना कि हम ये बिल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें 1 वीक का ही प्रायर नोटिस दिया जाता है कि हम ये बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि जो अपोजिशन के लीडर हैं उनको भी पता चल जाए कि ये बिल आने वाला है। ठीक है, और प्राइवेट मेंबर होगा जो 1 मंथ का प्रायर नोटिस देगा। ठीक है, यानी कोई और एमपी है वो बिल लाने जा रहा है, तो सारे एमपी अब बचे बैठे हुए हैं, अपोजिशन जाहिर सी बात है कम लोग होंगे उसमें, तो अब जो ज्यादा लोग हैं तो उनको पढ़ने का भी तो टाइम चाहिए बिल को। ठीक है, तो इसके लिए 1 मंथ का प्रायर नोटिस दो, उसके बाद बिल को इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, आता क्लियर। आर्टिकल 108, ज्वाइंट सिटिंग करो। ठीक है, 8-10 लोग मिलके ज्वाइंट सिटिंग कर लो। तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस, इफ देयर इज डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस, वन हाउस पास ए बिल, अदर हाउस रिजेक्ट और डिले फॉर 6 मंथ, 6 मंथ तक इन्होंने डिले कर दिया, तो प्रेसिडेंट सम्मन करते हैं दोनों हाउसेस को कि ज्वाइंट सिटिंग कर लो और इस बिल को पास करो, इस झंझट को हटाओ। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन कि ज्वाइंट सिटिंग में प्रिसाइड कौन करता है भैया, तो स्पीकर करते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो आपके प्रिसाइड नहीं करते हैं, ध्यान रखना। मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये ज्वाइंट सिटिंग सब्जेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, आर नॉट सब्जेक्ट टू ज्वाइंट सिटिंग, ध्यान रखना। मनी बिल के केस में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट बिल के केस में आपकी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। बोलो स्वाहा। ठीक है, आर्टिकल 109 पर आते हैं। 109 ज्वाइंट सिटिंग, तो नहीं अभी नहीं, अच्छा 108 है। तो ज्वाइंट सिटिंग अब तक हुई कितनी बार है, तो 3 बार हुई है अभी तक। ठीक है, इससे ज्यादा बार नहीं हुई है। सबसे जो रिसेंटली में हुई थी वो पोटा एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग हुई थी 2002 में। ठीक है, तो सबसे पहली ज्वाइंट सेटिंग डॉरी प्रोविजन बिल आया था 1961 में, याद रखना। डॉरी प्रोविजन बिल कब आया था, 1961 में। इसमें ज्वाइंट सेटिंग हुई थी 1961 में। ठीक है, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपेल करने के लिए आया था, बैंकिंग सर्विस कमीशन का बिल आया था 1977 में। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, इसको पोटा कहते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, आतंकवाद निवारक विधेयक, ये 2002 में आया था, और इसमें भी ज्वाइंट सिटिंग हुई थी। ठीक है, समझ सकते हैं आप, मतलब टेररिज्म से रिलेटेड बिल आया, उसमें ज्वाइंट सिटिंग हो रही है यार, कितनी शर्म शर्म की बात है, ऐसे समझ सकते हैं आप कि मतलब एक हाउस से ये पारित नहीं हुआ, समझ रहे हो ना, एक हाउस से पारित नहीं हुआ। अब ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि फिर जमानत अमानत का केस फंस जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिल दुख हो गया, दुखी हो गया। आर्टिकल 109, आर्टिकल 109 पे आते हैं। स्पेशल प्रोसीजर ऑफ फॉर मनी बिल। ठीक है, तो मनी बिल के केस में स्पेशल प्रोसीजर जो होते हैं वो 109 में आए हैं। ठीक है, 110 में आपका मनी बिल की डेफिनेशन दे रखी है, वो आगे पढ़ेंगे अभी। अब मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, इसको याद रखना है, राज्यसभा में इसको नहीं कहते हैं। इंट्रोड्यूस ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट मनी बिल को कभी भी बीटो लगा के होल्ड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि बीटो लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट आपके मना कर रहे हैं। तो भाई साहब, जब हमने प्रायर रिकमेंडेशन ली है, प्रायर तुमसे जानकारी ली है, प्रायर तुमसे परमिशन मांगी थी, ठीक है, तो तुम भाई अब तुम्हें दिक्कत काय हो रही है, जब हमने पास कर दिया, ठीक, हमने तुमसे पहले परमिशन मांग ली, तुम नहीं यूज करेंगे। हमने आपसे प्रेसिडेंट साहब पहले परमिशन मांगी थी कि नहीं मांगी थी, तो अब जब आपने परमिशन दे दी थी, हम दोनों हाउस ने, हमने पास कर दिया, तो अब आप काहे बीटो लगा रहे हो भैया, अब आप बीटो नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो अब प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की, उसके बाद बीटो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इनको साइन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल। ठीक है, मनी बिल के केस में बताया था राज्यसभा के पास पावर बिल्कुल नहीं है, इनको साइन करना ही पड़ेगा 14 दिन के अंदर। ठीक है, इट कैन ओनली गिव रिकमेंडेशन विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर आपको रिकमेंडेशन आप दे सकते हो। ठीक है, रिकमेंडेशन जरूरी नहीं कि वो आपकी एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। तो लोकसभा आपकी रिजेक्ट भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है दो रिकमेंडेशन को। क्लियर हो गया। 109 में तो 14 दिन का टाइम होता है राज्यसभा के पास, साइन करो नहीं तो हम बिल पार कर देंगे, पारित कर दे। ठीक है, लोकसभा बिल पारित कर देती। क्लियर हो गया। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, आर्टिकल 110।
देखो ये हमने यार कहीं से ट्रिक देखी थी, ये काफ़ी अच्छी ट्रिक लगी मुझे। इसको याद कैसे करते हैं, ये 110 है ना, तो इसको एम बना दो, एम हो मनी हो गया ना। तो याद करने की ट्रिक अच्छी है, मैंने कहीं तो देखी थी यूट्यूब पर। तो मनी बिल के केस में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मनी बिल की जो डेफिनेशन है 110 में दे रखी। अब बिल इज अ मनी बिल इफ इट डील्स विद इम्पोजिशन, एबोलिशन, रीमिशन, रीमिशन, अल्टरेशन ऑफ एनी टैक्स, यानी कि कोई भी टैक्स है उसमें इम्पोज करना है कोई टैक्स, अबोलिश करना है, माफी देना है यानी कि कर माफ कर देना, किसानों का कर माफ हुआ, ठीक है, ऐसे करके बदलना, उस टैक्स के बारे में कुछ भी आपको बदलना हुआ तो वो सारे क्या होंगे, मनी बिल होंगे। और मनी बिल के केस में आपको राज्यसभा से पूछने की जरूरत नहीं है, लोकसभा काफी है, ठीक है। जैसे कि भारत सरकार ने कोई भी ऋण लिया है, ठीक है, वो भी मनी बिल का केस हो गया। तो बोरिंग ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका मनी बिल होगा, ठीक है। मतलब ये डेफिनेशन दे रखी है कि कौन सा बिल आपका मनी बिल होगा कि नहीं होगा, और इसी के आधार पर आपके स्पीकर साहब जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल है कि नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुकिए। ये क्लास थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट पूरा खत्म करेंगे। चलिए, बोरिंग ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कस्टडी एंड विड्रॉल फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये 3 तरीके के फंड होते हैं जिनको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कस्टडी एंड विड्रॉल किससे होगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगी, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का आउट बाई ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि सचिन निधि से धन की विनियोग होना। डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, कोई भी जो आपका एक्सपेंडिचर होगा वो आपका खर्चा होगा कहाँ से, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। जैसे कि आपका अकाउंट है, आप कहीं से खर्चा करते हो, आपके अकाउंट से पैसा कटता है, ठीक है, तो वैसे ही सरकार जब खर्चा करेगी वो आपका इस अकाउंट से पैसा कटेगा, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नाम का एक खाता बना हुआ है सरकार का, जिससे पैसा कटना है, ठीक है, समझ आ गया। रिसिप्ट हो गई, कस्टडी हो गई, इशू ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड या कंटिजेंसी फंड, ठीक है। ये 2 तरीके के फंड मैंने यहाँ पर बता दिए, अब इनको डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है। डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज फाइनल वेदर मनी बिल इज वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट, ठीक है, बता चुके हैं। स्पीकर का ही भाई सबसे ज्यादा भौकाल है कि भाई डिसाइड करेंगे कि हाँ कौन सा बिल मनी बिल है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो बिल होगा वो तब कंसीडर नहीं किया जाएगा मनी बिल जब आपका जैसे कि फाइन का इम्पोजिशन करना हुआ, ठीक है, फाइन का इम्पोजिशन करना हुआ वो आपका मनी बिल के केस में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि फीस, लाइसेंस फीस हो गई, ठीक है, किसी की, उसके लिए डिमांड कर रहे हैं, फॉर द डिमांड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंसेज ऑफ फीस फॉर सर्विस रेंडर्स, तो वो भी आपका मनी बिल के केस में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो आप एक तरीके से लॉ बनाने जा रहे हैं ना, वो लॉ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके केस में नहीं आएगा, मनी बिल के केस में नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे आते हैं, अब आते हैं एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट 111, एक एक एक, ठीक है। दोनों हाउस से बिल पास हो गया, एक एक हो गया, ठीक है, यानी कि दोनों हाउस एक एक हो गए। अब प्रेसिडेंट साहब को अपॉइंट उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट की गई कि भाई साहब, सर हम दोनों तो एक एक हो गए हैं, अब आप भी आ जाइए तो हम तीनों एक एक हो जाएं, ठीक है। कोई भी बिल एक्ट बनने के लिए राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट तीनों के साइन होने चाहिए, और ये तभी होंगे जब तीनों लोग साइन कर देंगे, तीनों लोग पास कर देंगे। तो इन दोनों ने पास कर दिया। प्रेसिडेंट साहब से कहा, ओ बउआ, ओ भाई, भैया, गुरुजी, सरकार, आप भी साइन कर दो, ठीक है, ताकि ये बिल बन जाए। तो प्रेसिडेंट जब साइन करेंगे तभी 111 आपका मतलब कि कोई भी बिल होगा वो एक्ट बन जाएगा। तो ये किस में आया, आर्टिकल 111, याद हो जाएगा, अब नहीं भूलोगे, गारंटी है, अब नहीं भूलोगे। आफ्टर अ बिल इज पास्ड बाई बोथ हाउसेस इट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ फॉर एसेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट अब इसमें क्या कर सकते हैं ये समझिए। ये बबुआ बबुआ तो तुमने बोल दिया कि गुरुजी हाँ कर दो, हाँ कर दो, साइन कर दो, लेकिन अरे रुक जा बालक, रुक जा, प्रेसिडेंट साहब ऐसे ही नहीं बने हम, ठीक है, हमारे पास भी थोड़ी पावर है। तो वो या तो एसेंट दे सकते हैं, ठीक है, और बिल आपका लॉ बन जाएगा। वो कहेंगे ना दे, जा, हम होल्ड करके रखा, ठीक है, तो बिल आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। ज्ञानी जेल सिंह थे, उस टाइम पर भी एक बिल आया था, और इंदिरा गांधी उस समय सरकार में थी, तो उन्होंने भी एक बिल भेजा था, ठीक है। उन्होंने कहा था, यानी जेल सिंह को लगा कि यार ये बिल पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है, तो उन्होंने अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके उस बिल को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। उन्होंने ना जवाब दिया कभी इंदिरा गांधी जी को, ठीक है, मतलब कि सरकार को जवाब ही नहीं दिया कि हम ये बिल क्या कर रहे हैं।
होल्ड कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि हम, मतलब कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने पॉकेट में डाल लिया और अपना पॉकेट वीटो लगा दिया, ठीक है। या फिर रिटर्न कर सकते हैं इस बिल को। 3 ऑप्शन उनके पास होते हैं, या तो पास कर दें, एसेंट दे दें, अपनी साइन कर दें, लॉ बन जाएगा, या तो बिल होल्ड कर रहे हैं, यानी कि सहमति दें ही ना, कुछ बोले ही ना वो, ठीक है, तो बिल अपने आप ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। रिटर्न कर दें बिल को, अगर मनी बिल नहीं है, क्योंकि मनी बिल को इसलिए रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही आपसे हमने परमिशन ले ली थी। जब परमिशन ले ली थी भाई, फिर आप रिटर्न करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो मनी बिल नहीं होना चाहिए, और कोई भी बिल हो तो आप रिटर्न कर सकते हैं। किसके लिए? रिकंसिडरेशन के लिए, कि भैया एक बार देख लो आप लोग यार, ये सही है कि नहीं है, एक बार देख लो, कुछ सुझाव दे रहे हैं हम, देख लो अगर, ठीक है, तो पुनर्बचाव के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा बिल अगर पास कर दिया पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट साहब मजबूर हैं। प्रेसिडेंट साहब कैसे हैं? मजबूर हैं अपना एसेंट देने के लिए, ठीक है, अपनी सहमति देने के लिए उनको मजबूर होना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? प्रेसिडेंट का एसेंट समझ आ गया, 111 में आता है, ये भी समझ आ गया। अब आते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, यानी कि जो हमारा है बजट। उससे पहले हम लोग प्रेसिडेंट साहब की वीटो पावर देख लेते हैं। इनके पास वीटो पावर कौन कौन सी होती है? एक तो होता है संपूर्ण वीटो, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो। प्रेसिडेंट कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं बिल को, कि भाई साहब ये बिल हमें समझ नहीं आ रहा, हम ये रिजेक्ट ही कर दे रहे हैं पूरे तरीके से, ठीक है। यूज्ड व्हेन द बिल इज प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट रिजाइंस बिफोर द बिल इज असेंटेड। समझो, प्राइवेट मेंबर बिल था ये, तभी वो रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीटली एब्सोल्यूट वीटो तभी लगा सकते हैं जब प्राइवेट मेंबर बिल होगा, यानी कि अपोजिशन का मेंबर का बिल होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट आपकी रिजाइन कर दे, ठीक है, यानी कि बिल बनने से, बिल का एक्ट बनने से पहले ही गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया, यानी कि सरकार गिर गई। अब भाई साहब प्रेसिडेंट खुश हो गए, प्रेसिडेंट ने कहा चलो साइन नहीं करना पड़ेगा, हमारी इंक बच गई, और अब गवर्नमेंट ने रिजाइन ही कर दिया, तो हम इसको एब्सोल्यूट वीटो लगा देते हैं। समझ आ गया? यानी कि सरकार गिर गई, तब भी वो एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल है, तब भी वीटो लगा सकते हैं, ठीक है भैया, समझ आ रहा है सबको? अब आते हैं सस्पेंसिव वीटो, यानी कि स्थगन वीटो। तो प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकते हैं नॉन मनी बिल को पार्लियामेंट में फॉर रिकंसिडरेशन, इसी को कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंशन का मतलब होता है थोड़े समय के लिए स्थगित कर देना, ठीक है। आपको भी कभी अगर सस्पेंड किया गया हुआ स्कूल से, तो मतलब थोड़े टाइम के लिए किया होगा ना। सस्पेंड का मतलब ये नहीं होता कि पूरी परमानेंट तरीके से स्कूल से निकाल देना, तो सस्पेंड का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इफ पार्लियामेंट पासेस इट अगेन, दोबारा अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो फिर प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे उसमें आपके जो आपने कंसिडर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा था कि भाई ये सुझाव देख लो, चाहे वो आपके अमेंडमेंट करें या ना करें, अगर पास दोबारा हो गया तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। कैन नॉट बी यूज फॉर मनी बिल, मैं ये इतना बता चुका हूँ भाई, मनी बिल के बारे में कुछ नहीं, अब आगे नहीं, ठीक है, बता चुका हूँ इसके बारे में। पॉकेट वीटो, भाई प्रेसिडेंट साहब की यार जो पॉकेट वीटो है ना, वो बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी है। पॉकेट बहुत बड़ी होती है प्रेसिडेंट साहब की, वो कितने भी बिल आपके छुपा सकते हैं इसमें। तो प्रेसिडेंट कैन कीप अ बिल पेंडिंग इनडेफिनेटली विदाउट गिविंग एसेंट और रिटर्निंग इट, ठीक है, तो अनिश्चित काल के लिए वो लंबित कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? यार ढोल नगाड़े बहुत बज रहे हैं, रुको 1 मिनट, थोड़ा पॉज करते हैं। चलिए, तो प्रेसिडेंट कैन कीप अ बिल पेंडिंग इंडेफिनिटली विदाउट गिविंग असेंट और रिटर्निंग इट, ठीक है, अपने पॉकेट में रख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे ज्ञानी जेल सिंह थे 1986 में, इन्होंने क्या किया था, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल था, इसको अपनी जेब में रख लिया था, ठीक है, और इंडेफिनेट टाइम के लिए इन्होंने रख लिया था, और कोई भी सरकार को जवाब नहीं दिया था, ठीक है, ना असेंट दिया ना ही इन्होंने रिटर्न किया, तो उसको कहते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। क्वालिफाइड वीटो क्या होता है? तो इन दिस द प्रेसिडेंट्स वीटो कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विद अ हायर मेजॉरिटी, ठीक है, तो प्रेसिडेंट की जो वीटो थी उसको ओवरराइड कर दिया, यानी कि विशेष बहुमत से अस्वीकार कर दिया, किसने? पार्लियामेंट ने, यानी कि लेजिस्लेचर ने, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया बट एग्जिस्ट इन कंट्रीज लाइक यूएसए, ठीक है, ये इंडिया में आपकी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, क्वालिफाइड वीटो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर हो गया? ये यूएस में एप्लीकेबल होती है, ठीक है, मैंने बता दिया कि बाई चांस अगर पूछ दे कि क्वालिफाइड वीटो होती क्या है, तो फिर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ बिल्स हैं, नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, ठीक है, जिसको हम लोग बजट कहते हैं। बजट वर्ड जो है ना, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है।
बजट वर्ड नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फिर क्या है भाई, मेंशन क्या है वर्ड, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर हो गया। प्रेसिडेंट लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनियन बजट बिफोर पार्लियामेंट। ठीक है, तो बजट में क्या क्या चीजें होती हैं, तो बजट में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, ये होता क्या है। ठीक है, ये होते क्या है, इनको डिटेल में पढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिए। चलिए, फंड्स ऑफ इंडिया, 3 तरीके के फंड होते हैं इंडिया में। पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आता है आर्टिकल 266(1) में। ठीक है, अब वहां पे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पर फंड की बात हुई है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको समझ तो आना चाहिए कि क्या कैसे क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो आर्टिकल 261, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि जितने भी आपके रेवेन्यू जनरेट वगैरह होते हैं वो सारे इसी में आते हैं। ठीक है, all revenues received by the government of India, all loans raised and all money received इन रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स गोज इनटू दिस फंड। ठीक है, तो जितनी भी रेवेन्यू जनरेट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो सारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाती है। ठीक है, नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द फंड विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना, ध्यान रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक भी पैसा अगर आपको निकालना है तो पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, सरकार भी चाहे तो नहीं निकाल सकती है। जैसे टैक्स रेवेन्यू हो गया, बोरिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कुछ ऋण लिया है। ठीक है, तो वो सब आएगा किस में, वो सब इसी में ही आएगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बोरिंग ली, जैसे कि मोदी साहब गए अमेरिका, अरे यार ट्रम्प साहब एक काम करो यार, तुम तो अपने अच्छे मित्र हो, हालांकि अभी 50% टैरिफ लगाया, कोई बात नहीं, वो झेल लेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, 1 लाख करोड़ दे दो अभी। ठीक है, थोड़ी ज़रूरत है, इटली जाना है थोड़ा, तो वहाँ खर्चा अर्चा होगा। तो वो जो 1 लाख करोड़ देंगे ना, वो भाई साहब मोदी जी के अकाउंट में नहीं देंगे, वो किस में देंगे, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में देंगे। अब वो पैसा मोदी जी नहीं निकाल सकते हैं इटली के लिए, समझ रहे हो ना। हाँ, वही बात। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा आएगा वो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना नहीं निकाला जा सकता। इतना समझ आ गया आपको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे अपना पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आर्टिकल 266(2) में आता है। ठीक है, वो 1 में आता है, ये 2 में आता है। ऑल मनी, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्ट एज ए बैंकर इज केप्ट इन पब्लिक अकाउंट, जो भी बैंक की तरह जमा के रूप में मिलती है वो आपके लोक लेखा में रखी जाती है। लोक लेखा मतलब यही पब्लिक अकाउंट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे प्रोविडेंट फंड हो गए, ठीक है, स्मॉल सेविंग्स हो गई, इंश्योरेंस स्कीम्स हो गई, इन सब का जो पैसा होता है वो सब आपके पब्लिक अकाउंट्स में लगता है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में रखता है। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी कि बैंकर की तरह ये काम करता है, इसमें रुपए रहता है। ठीक है, कोई भी पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना इसमें से अकाउंट से पैसा नहीं निकाला जा सकता, ध्यान रखिएगा आप इसमें भी। ठीक है, कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, इसको कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज बताइए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसकी किसकी सैलरी जाती है, तो सैलरी आपकी प्रेसिडेंट की हो गई, वो इसी से कटती है। ठीक है, प्रेसिडेंट की सैलरी या अलाउंस हो गए, वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के से ही जाते हैं। ठीक है, जितने भी आपके जो चेयरमैन हो गए आपके, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डीवाई स्पीकर, ठीक है, लोकसभा के, और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, मतलब कि आप चाहें उसकी पेंशन ले सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पेंशन्स हो गई। ठीक है, सीएजी की सैलरी हो गई, ये सारी सैलरीज, पेंशन्स, ये सारी कहाँ से कटती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही कटती हैं। ठीक है, अब जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना आपके, जो चेयरमैन, तो वाइस प्रेसिडेंट सैलरी और अलाउंसेज जो मिलती हैं उनको, वो आपके चेयरमैन की मिलती हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की कोई भी सैलरी नहीं मिलती है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो वाइस प्रेसिडेंट अपनी जो सैलरी लेते हैं वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के हैसियत से लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया, और किससे लेते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई पूछ दे आपसे कि वाइस प्रेसिडेंट साहब सैलरी कैसे लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई साहब वाइस प्रेसिडेंट साहब सैलरी लेते ही नहीं है, क्योंकि किसी भी इंसान को एक पोस्ट के, मतलब एक इंसान को 2 पोस्ट के लिए सैलरी नहीं मिलती है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए
सरकार इसलिए डिसाइड किया गया था कि भाई वाइस प्रेसिडेंट का तो कोई काम ही नहीं है, प्रेसिडेंट साहब सब काम कर ही ले रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्यों खाली बनाए हुए? तो उन्होंने कहा था कि भाई वाइस प्रेसिडेंट का काम, एक काम करो, इसको इनको ही चेयरमैन बना दो, ठीक है, किसका, राज्यसभा का। तो इसलिए चेयरमैन बना दिया गया और चेयरमैन की ही सैलरी वो लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया? ये भी आपको समझ आ गया? पब्लिक अकाउंट बिल, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी मतलब कि पब्लिक मनी है जो गवर्नमेंट ने रिसीव की, वो सारी आपकी पब्लिक अकाउंट में आएगी, ठीक है, चाहे वो आपके समझ सकते हैं सर्टिफिकेट्स के सेल करके आई है, ठीक है, या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड से आई है, ठीक है, वो सारी इसी में आएगी। कोई सेविंग बैंक की डिपॉजिट हो गई, या फिर प्रोविडेंट फंड की डिपॉजिट्स हो गई, वो सारी की सारी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आएंगी। आते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? तो भारत की आपातकालीन निधि। अब जैसे कि सेशन नहीं चल रहा है, और सेशन कौन सा कब नहीं चलता है? मई में नहीं चलता भैया, जून में नहीं चला भैया। अब मई जून में क्या हुआ कि चाइना और पाकिस्तान ने भयंकर गोला बारूदी शुरू कर दी, हमने भी भाई शुरू कर दी, चलता रहा युद्ध, चलता रहा भाई, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। अब यार हमारे पास भाई गोला बारूद भी खत्म होगा, तो गोला बारूद हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ेगा। अब मंगाना पड़ेगा तो उसके लिए कुछ तो रुपए चाहिए, या गोला बारूद नहीं मंगाना, चलो हेल्थ केयर सर्विसेज मंगानी है, ठीक है, हमारे जो जवान थोड़े बहुत घायल हो गए, उनके लिए जरूरी चीजें चाहिए, तो उसके लिए पैसा तो थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि भाई सेशन तो है नहीं, सेशन तो चल नहीं रहा जो हम भाई पार्लियामेंट से निकाल लेंगे बिल पारित करके, ठीक है। तो इसके लिए एक फंड बनाया गया, उस फंड का नाम दिया गया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसमें आप प्रेसिडेंट की अप्रूवल से आप पैसा निकाल सकते हो, मतलब गवर्नमेंट निकाल सकती है, ठीक है। इट इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट अनफोर्सीन इमरजेंसी, ठीक है, आकस्मिक आपात स्थितियों से निपटने के लिए इसका सरकार उपयोग करती है, ठीक है। इट इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के अधिकार में रहता है, इससे आप पैसा तभी निकाल सकते हो जब प्रेसिडेंट आपको अप्रूवल देंगे, ठीक है। फंड में जो कॉर्पस होता है वो आपका होता है 500 करोड़ का, ठीक है, 500 करोड़ का होता है, और इसको पार्लियामेंट आपकी इंक्रीज भी कर सकती है, ठीक है, जैसे उसको लगे। जैसे अभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ चला था अप्रैल वगैरह में, जो हमला हुआ था, ठीक है। तो अगर सरकार को, पार्लियामेंट को लगता कि यार ये 500 करोड़ का कॉर्पस जो है ना वो कम हो जाएगा, और मानसून सेशन में आने में भी टाइम है, अभी बजट सेशन तो खत्म हो जाएगा, तो ये 500 करोड़ का ये बढ़ा के पार्लियामेंट इसको 1000 करोड़ भी कर सकती थी, 1500 करोड़ भी कर सकती थी, ठीक है, समझ आ गया? आफ्टर स्पेंडिंग द गवर्नमेंट लेटर गेट्स पार्लियामेंट अप्रूवल एंड रीइंबर्स द फंड, ठीक है, इस निधि को दोबारा भर देती है। बाद में जब पार्लियामेंट आएगी, पार्लियामेंट सेशन में आएगी, तो ये अप्रूवल ले लेगी पार्लियामेंट से कि इस पैसा जो हमने पैसा निकाला था भाई, जो इस चीज में खर्चा हुआ, पार्लियामेंट से अप्रूवल आ जाएगा, वो पैसा निकाल के इस फंड में दोबारा से भर दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा? एक तरीके से उधारी का काम करते हैं कि इससे उधार ले लिया हमने, इमरजेंसी सिचुएशन में हम इसको रखेंगे। जैसे हमारे पर्स में एक चोर पॉकेट होती है ना, कि भाई ये पैसा हमें तभी निकालना है जब हमें बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगी, ठीक है, एक चोर पॉकेट होती ना, तो वही चीज समझ लीजिए, ये चोर पॉकेट है हमारे सरकार की, ठीक है, जब जरूरत होगी तभी हम निकालेंगे। समझ आ गया? तीनों फंड समझ आ गए? काफी अच्छे से हम लोगों ने डिटेल में क्लियर किए। अच्छा, ये आप याद रखिए, ये जो 500 करोड़ है ना, ये पहले था, ठीक है, ये पहले था, मैंने लिखा इसलिए ताकि आपको याद रहे, ये 500 करोड़ था, ये पहले था। अब जो आ गया है, अब जो मतलब कि करंट में जो कॉर्पस है वो आपका 1000 करोड़ का है, ठीक है, ठीक है। अब याद रहेगा आपको, अगर मैं यहाँ पर पहले से ही 1000 करोड़ लिखता ना तो आपको याद नहीं रहता। मैंने 500 करोड़ जानबूझ के लिखा ताकि अब आपको, मैंने क्योंकि मैंने लिखा ना, आप तो आपने मुझे लिखते हुए देखा है, तो 500 करोड़ से 1000 करोड़ हो गया, ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, इसका जो आर्टिकल है 267 है, 267, और इसमें भी सब क्लॉज 2 है, ठीक है, तो 267 सब क्लॉज 2, क्लियर हो गया? तो इसको आपको ये चीज ध्यान रखना है। और कंटिजेंसी और फंड जो होता है वो हर एक स्टेट का भी होता है, ठीक है, हर एक स्टेट का भी होता है। और इसमें नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़। कंटिजेंसी जो फंड होता है वो आपका 1 में आता है, ठीक है, 261, 267 सब क्लॉज 1, 267 सब क्लॉज 2, इसमें कंटिजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट, ठीक है, हर एक स्टेट भी अपना मेंटेन करके चलता है, ठीक है, वो आपका 267 सब क्लॉज 2 में आता है, क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं आर्टिकल 113, जो है प्रोसीजर फॉर अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, प्रोसीजर फॉर अप्रोप्रिएशन बिल।
पानी पी लो 1 मिनट। चलिए, नो मनी कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये समझ आ गया। अप्रोप्रिएशन बिल ऑथराइज द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक तरीके का ये बिल होता है जो हम सरकार के जो खर्चे हैं उसके लिए कंसोलिडेटेड फंड से निकालना है, तो पार्लियामेंट में इसको पेश करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रोसीजर्स क्या होते हैं अप्रोप्रिएशन बिल के लिए, वो आपके इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे वोटिंग होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए, वोटिंग होती है, अब वो कहाँ पर होगी, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगी, ठीक है। लोकसभा के पास पावर होती है वोट करने की। और कोई भी डिमांड जो होगी ग्रांट के लिए, नो डिमांड फॉर ए ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना कोई भी डिमांड को ग्रांट नहीं दी जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। और डिमांड फॉर फंड इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बाद वोटिंग होगी और फिर ग्रांट दी जाएगी, यानी कि प्रेसिडेंट ने पहले रिकमेंड किया, रिकमेंडेड बाय प्रेसिडेंट, उसके बाद यहाँ पर वोटिंग हुई, अब वोटिंग में पास हो गया तो वोटिंग में पास हो गया तो आपका ग्रांट दे दी गई, ग्रांट डिस्पर्स। अगर वोटिंग फेल हो गई तो ग्रांट नहीं देंगे, ठीक है, नहीं देंगे। क्लियर हो गया। राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है, ठीक है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है वोट की, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए राज्यसभा हैज नो पावर टू वोट ऑन बजट। बजट, बजट का मतलब ये हो गया ना कि किसी चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोगों को इतना पैसा असाइन करना है, ठीक है। जैसे कि हमें एग्रीकल्चर में करना है तो उसके लिए वोटिंग होगी ना कि एग्रीकल्चर में भाई इतना करना चाह रहे हैं यार, समझ देख लो किसमें ज़्यादा करें, ठीक है। तो वो चीज़ें इसमें हो जाएंगी। अब आते हैं अप्रोप्रिएशन बिल, 114 आता है अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। आफ्टर डिमांड फॉर ग्रांट्स आर वोटेड अप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस टू ऑथराइज विड्रॉल फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि अब पहले अप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद उसको ऑथराइजेशन मिल गई, ठीक है, फिर बाद में कंसोलिडेटेड फंड से विड्रॉल सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री एडिशनल ग्रांट्स, इफ अमाउंट ऑथराइज इज इनसफिशिएंट गवर्नमेंट में प्रेजेंट सप्लीमेंट्री और एडिशनल ग्रांट्स, अगर मतलब कि किसी भी, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए रुपए कुछ अलॉट किए गए, एग्रीकल्चर के लिए सपोज रुपए अलॉट किए गए आपके 3,50,000 करोड़, ठीक है, 3,50,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। अब ये रुपए सपोज कम पड़ गए, ठीक है, ये रुपए कम पड़ गए, तो अब इसके लिए थोड़े रुपए और चाहिए भाई, सपोज यहाँ पर 45,000 करोड़ और कम पड़ गए, 45,000 करोड़ रुपए और चाहिए, तो ये 45,000 करोड़ के लिए पार्लियामेंट में सरकार क्या करेगी, एडिशनल ग्रांट के लिए एक मतलब कि एक तरीके से पार्लियामेंट ऑथराइज कर देगी कि ये एडिशनल ग्रांट हमें देना है इस फील्ड में, ठीक है, एग्रीकल्चर में। तो इसके लिए आपको आर्टिकल 115 में दिया गया है इसके लिए प्रोसीजर, ठीक है। आर्टिकल 16 में बोट्स ऑन अकाउंट, बोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, तो ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि आप विड्रॉ कर सकते हो इन एडवांस जनरली फॉर 2 मंथ पेंडिंग फाइनल बजट, ठीक है, यानी कि फाइनल बजट आने में भी टाइम है और पैसा सरकार को अभी चाहिए, ठीक है, पैसा सरकार को अभी चाहिए, एडवांस में चाहिए, तो सरकार ये वोट ऑन अकाउंट क्या करता है, अलाउ कर देता है गवर्नमेंट को कि आप एडवांस में रुपए निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर है। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, फॉर अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स लाइक वॉर और नेचुरल कैलामिटी, अब जैसे कि आपकी अभी बाढ़ आड़ वगैरह आई हुई है, ठीक है, तो वोट ऑफ क्रेडिट में वहां पर बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, पैसा चाहिए, यानी कि अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई, तो उसके लिए वोट ऑफ क्रेडिट यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है, तो वहां पर उस आपदा से निपटने के लिए पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल ग्रांट तो भाई स्पेशल पर्पज नॉट इन नॉर्मल बजट, नॉर्मल बजट में नहीं थी वो चीज, ठीक है, नॉर्मल बजट में उसका अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन अब भाई जरूरत आ गई, जैसे कि एक कोई महामारी आ जाए, बजट में तो उसका कोई भी जिक्र नहीं है ना कि इस महामारी से हमें बजट लड़ने के लिए इतना पैसा चाहिए होगा, जैसे आपका कोरोना वाला केस आ गया, ठीक है, तो कोविड वाले केस में कोई भी अनाउंस नहीं हुआ, जैसे कि सपोज बजट में, ठीक है, कोविड जैसे ही केस आ गया अगर कोई, अब उससे लड़ने के लिए तो हमें चाहिए ना, पैसा चाहिए, तो वही आपका एक्सेप्शनल ग्रांट हो जाती है, ठीक है, जिसका नॉर्मल बजट में आपका मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन हमें उसके लिए पैसा बाद में चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको एक्सेप्शनल ग्रांट आर्टिकल 116 में दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया।
आइए अब आगे आते हैं। आर्टिकल 117 स्पेशल प्रोविजंस फॉर फाइनेंशियल बिल्स। ठीक है, फाइनेंशियल बिल्स नॉट मनी बिल, जो कि मनी बिल नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल बिल तो है लेकिन मनी बिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। मे बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस बट द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। बस मनी बिल और फाइनेंशियल बिल दोनों में प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। मनी बिल आपका लोकसभा में ही हो सकता है इंट्रोड्यूस, लेकिन फाइनेंशियल बिल आपका किसी भी हाउस में हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया। सारे यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑल मनी विल आर फाइनेंशियल बिल, ऑल मनी विल बिल्स आर फाइनेंशियल बिल, बट ऑल फाइनेंशियल विल आर नॉट मनी विल। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। ठीक है, आर्टिकल 118 रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ईच हाउस मेक्स इट्स ओन, मैंने बताया था ना, हर एक हाउस अपना प्रोसीडिंग के लिए, यानी कि अपने हाउस को चलाने के लिए अपने रूल्स बना सकता है। ठीक है, जैसे कि स्कूल्स के रूल्स कुछ अलग बने हुए हैं। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। स्कूल्स के रूल्स प्रिंसिपल ने कुछ अलग बनाए हुए हैं कि हाँ भाई आपको सबको ड्रेस पहन के आना है, नेल्स कटे होने चाहिए, ठीक है, जूते पहन के आना है, ये सारे रूल्स हो गए पूरे स्कूल के लिए। लेकिन अब भाई एक क्लास टीचर है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने कहा भाई सुनो बच्चों, हमारे क्लास में जब भी आओगे टाई एकदम ऊपर तक बंदी होनी चाहिए, ठीक है, टोपी नहीं लगी होनी चाहिए, बाल एकदम अच्छे से कड़े होने चाहिए, ठीक है, छोटे-छोटे होने चाहिए। तो एक मतलब कि एक क्लास को चलाने के लिए उन्होंने अपनी क्लास के लिए कुछ रूल्स बना दिए, ठीक है? तो वो आ गए आपके खुद के रूल्स, ठीक है? तो ईच हाउस मेक्स इट्स ओन रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर। क्लियर होगा? ये 118 याद रखिए। 18 साल के बाद बच्चे को कोई कुछ नहीं कहता है, वो अपने रूल्स खुद बना लेता है, ठीक है? 18 साल तक रूल पेरेंट्स बनाते हैं, लेकिन 18 साल के बाद बच्चा खुद रूल बनाता है अपने, तो ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 118 आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर हो गया, याद करना है हमें, बाकी कोई मतलब नहीं। ठीक है, याद होना चाहिए बस। आर्टिकल 119 कहता है रेगुलेशन ऑफ लॉज। यहाँ पर पहले पार्लियामेंट्री कमेटी आ गई है। चलिए थोड़ा बचा है, कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी देख लेते हैं पहले। पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है? तो स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म टू हैंडल डिटेल्ड वर्क ऑफ पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट में बहुत सारा वर्क होता है, ठीक है, बहुत वर्क होता है, लोड भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिफरेंट डिफरेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज। ठीक है, हर एक कमेटी का अलग अलग काम होता है अपने, और ये मेंशन किसमें, तो ये आर्टिकल 118 में मेंशन है कि हर एक हाउस अपना रूल बना सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अपने हाउस का रूल बनाने के लिए हर एक जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा अलग-अलग छोटे-छोटे ग्रुप्स बना देता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ठीक है? 2 टाइप की कमिटीज़ होती हैं, 2 टाइप्स के इनके टाइप्स होते हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमिटीज़, एक होती है एड हॉक कमिटीज़, ठीक है? 2 तरीके की कमिटीज़ होती हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमिटीज़, दूसरी होती है एड हॉक कमिटीज़। अब ये होती क्या है, इनको समझ लेते हैं, ठीक है? 1 मिनट टाइम दीजिए। अच्छा, स्टैंडिंग कमिटीज़ जो होती है ना, ये आपकी परमानेंट होती हैं, ठीक है? परमानेंट होती हैं, रेगुलर होती हैं, और इनका जो टेन्योर होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, फिक्स्ड टेन्योर। वाइल एडॉक कमेटी जो होती हैं वो आपकी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पज, एंड दे सीज टू एग्जिस्ट, दे सीज टू एग्जिस्ट व्हेन दे फिनिश द टास्क, व्हेन दे फिनिश द टास्क, जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो अपने आप को डिजोल्व कर लेती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें कौन कौन सी होती हैं, तो एडॉक कमेटी में आपको एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर, एडॉक कमेटी के एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे एडवाइजरी कमेटी हो गई, एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, अभी इनको हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। इंक्वायरी कमेटी हो गई, आपकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो गई, ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हो जाती हैं, ये एडहॉक कमेटी हो जाती है। ठीक है, एडहॉक का मतलब हो गया एक स्पेशल पर, एडहॉक जजेस को भी अपॉइंट किया जाता है ना, तो एडॉक मतलब थोड़े टाइम के लिए, स्पेसिफिक पर्पज के लिए, थोड़े टाइम के लिए आपको अपॉइंट करना। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंट होती हैं, जैसे इसमें आपके फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी हो गई, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हो गई, ठीक है, अदर स्टैंडिंग कमेटीज हो गई, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, ये सारी स्टैंडिंग कमेटी होती हैं। ठीक है, क्लियर। अब चलिए इनको वन बाय वन करके देखते हैं। जैसे स्टैंडिंग कमेटी,
स्टैंडिंग कमेटी बता दिया परमानेंट नेचर की होती है, ठीक है। रिकंस्टिट्यूटेड एवरी ईयर, यानी कि इनका टाइम पीरियड फिक्स होता है 1 ईयर का, ठीक है, 1 ईयर का होता है और हर एक साल इनको रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। फाइनेंशियल कमेटी इसमें सबसे पहले आती है। फाइनेंशियल कमेटी में भी आपकी पीएसी आती है, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। फाइनेंशियल कमेटी में पहली आती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। इनका काम होता है कि ये जो सीओजी की रिपोर्ट होती है ना, सीएजी का आर्टिकल बताइए आप लोग, सीएजी का आर्टिकल बताइए, ठीक है। सीएजी की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो इसमें एग्जामिन करते हैं, ठीक है। कौन? इसके जो मेंबर्स होते हैं। हेड कौन होता है? तो मेंबर ऑफ लोकसभा का जो मेंबर होगा वो इसका हेड होगा। अपोजिशन लीडर जनरली, जो भी इसका हेड होता है वो जनरली अपोजिशन लीडर होता है। जाहिर सी बात है, समझिए सीएजी जो होता है वो एक तरीके के सरकार का पार्ट हो गया, ठीक है। अब सरकार के आदमी की हमें अगर उसका एक तरीके से एग्जामिन करना है तो कौन सबसे अच्छा होगा? सरकार का आदमी अच्छा होगा या अपोजिशन लीडर अच्छा होगा? जाहिर सी बात है अपोजिशन लीडर अच्छा होगा, ठीक है। तो इसका हेड जो होता है वो अपोजिशन लीडर को बनाया जाता है। क्लियर हो गया? पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होगी? समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, अब इसके मेंबर्स देख लेते हैं। तो इनमें जो मेंबर्स होते हैं वो टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 22 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। राज्यसभा से 7 होते हैं, ठीक है। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ये भी समझ आ गया। इनका टाइम पीरियड भी समझ आ गया कि इनको एक टाइम पीरियड जो होता है 1 साल होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, इनको सेटअप कब किया गया था? इनको पहली बार सेटअप किया गया था सन 1921 में, ठीक है। 1921 में इनको पहली बार सेटअप किया था, सेटअप फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि अंग्रेजों के जमाने के हम हैं, पीएससी वाले कह रहे हैं हम अंग्रेजों के जमाने के हैं, ठीक है। और 1921 में सेटअप किया गया था इनको ऑन द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो प्रोविजन को यहाँ पर ऐसे मत लिखो, 1919 के हिसाब से इनको 1921 में सेटअप कर दिया गया था, ठीक है। समझ आ गया? आई होप इतना क्लियर हो गया। अब ये 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से, तो इसमें अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी होगी उनके भी मेंबर होंगे, ठीक है। तो दोनों के मिक्स होते हैं। तो जैसे कि जो मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं, डिसाइडेड बाई नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट पार्लियामेंट ऑफ ईच पार्टी, ठीक है। हर पार्टी के सीट के हिसाब से डिसाइड किया जाए। जैसे रूलिंग पार्टी की सपोज 50% स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो 50% जो मेंबर होंगे, 11 मेंबर जो होंगे वो आपके रूलिंग पार्टी के होंगे, ठीक है। बाकी 11 मेंबर आपके डिफरेंट पार्टी के होंगे, ठीक है। समझ आ गया? आई होप इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जो आपका मेंबर लीडर अपोजिशन होता है, ये पहले लीडर अपोजिशन का नहीं होता था, ठीक है। ये 1967 में इसको चेंज किया गया कि 1967 से आपका जो लीडर होता है, इसका जो मेंबर होता है, हेड होता है, वो आपका अपोजिशन का लीडर होता है। तो 1967 से इसका चेयरमैन लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का चुना गया, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी को ही इसको ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टिमेट कमेटी बोला गया। ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टिमेट कमेटी। देखिए ये हम लोग इसलिए डिटेल में कर रहे हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टिमेट कमेटी बोला गया। अब एस्टिमेट कमेटी क्या होती है उसको देखते हैं। तो एस्टिमेट कमेटी, सबसे पहले मेंबर पे आ जाओ। मेंबर इसके 30 होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, ऑल फ्रॉम लोकसभा, ठीक है। क्लियर हो गया? सजेस्ट इकोनॉमीज एंड रिफॉर्म्स इन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में रिफॉर्म्स या फिर इकोनॉमीज को मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं इकोनॉमिक और रिफॉर्म्स एक्सपेंडिचर में कैसे हम लोग सुधार सकते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये रिकमेंडेशन देती हैं। हेड कौन होगा? मेंबर ऑफ लोकसभा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1950 में, ठीक है। 1950 में इसको बनाया गया था। और रिकमेंडेशन किसने दी थी इसके लिए, एस्टिमेट कमेटी के लिए? तो जॉन मथाई ने इसको रिकमेंड किया था, जॉन मथाई। तो ये याद रखना कौन रिकमेंड किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेयरपर्सन भाई अपॉइंटेड बाय स्पीकर अमंग द मेंबर और ऑलवेज रूलिंग पार्टीज होगा इसका, ठीक है। तो चेयरमैन रूलिंग पार्टी का होगा, फ्रॉम रूलिंग पार्टी। क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ, एक चीज और याद रखिए कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना वो कभी भी मिनिस्टर नहीं हो सकता है। तो मिनिस्टर
जाहिर सी बात है, अगर मिनिस्टर यहाँ पर मेंबर बन गया तो एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर की थोड़ा पक्ष ले लेगा, वो कहेगा नहीं यार थोड़ा संभाल लेना भाई यार, ठीक है हमसे थोड़ी गलती हो गई, थोड़ा घूस ज़्यादा खा लिए थे हम, तो थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। तो मिनिस्टर कांट बी मेंबर, ठीक है, कांट बी मेंबर ऑफ दिस कमेटी। ठीक है, समझ आ गया। इसका भी टेन्योर 1 ईयर होता है और फंक्शन ये होता है कि इकोनॉमिक और इन पब्लिक एक्सपेंडिचर में सजेस्ट करना, ठीक है। अब आते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। सेम चीज जैसे पीएससी में होते थे ना 22 मेंबर, वैसे इसमें भी होते हैं। तो 22 मेंबर्स, 15 फ्रॉम लोकसभा और 7 फ्रॉम राज्यसभा, लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। क्लियर हो गया। इसको 1964 में स्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। क्लियर हो गया, समझ आ गया। टेन्योर इसका भी 1 ईयर, ठीक है, मैं बता चुका हूँ पहले, टेन्योर तो फिक्स होता है, ठीक है। टेन्योर 1 ईयर हो गया। इसमें भी मिनिस्टर एलिजिबल नहीं होता है, मिनिस्टर आपका नहीं बन सकता है, ठीक है, मिनिस्टर मिनिस्टर आपका मेंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। अरे यार ये क्या हुआ, कैसे कॉपी करें इसको। चलो छोड़ो, नहीं हो रहा कॉपी। तो मिनिस्टर यहाँ पर लिख देते हैं, मिनिस्टर कांट बी मेंबर, ठीक है। तो मेंबर नहीं हो सकता, मेंबर फ्रॉम बोथ हाउसेस बट चेयरमैन फ्रॉम लोकसभा। याद रखिएगा चेयरमैन आपका लोकसभा ही होता है, और हमेशा इसका जो चेयरमैन होगा वो किससे होगा, चेयरमैन आपका स्पीकर डिसाइड करेंगे, और हमेशा वो किसी से भी हो सकता है, मतलब, ठीक है, वो किसी से भी हो सकता है, रूलिंग पार्टी से भी हो सकता है, अपोजिशन पार्टी से भी होता है, ठीक है। अब अंडरटेकिंग, जैसे पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब क्या हो गया इसमें, जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन नाम सुना है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये क्या है, ये आपके पब्लिक एंड पीयूसी है ना, जिनको बोलते हैं ना, पीएसयू है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो आपके ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन हो गया, एयर इंडिया हो गई आपकी, ठीक है, एयर इंडिया, आपका एफसीआई हो गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपका एलआईसी हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारे आपके पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती हैं, इनकी रिपोर्ट्स को और अकाउंट्स को एग्जामिन करने का इनका काम होता है, ठीक है, किसका, पब्लिक अंडरटेकिंग्स का, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। जो भी सरकारी संस्थाएं होती हैं उनकी रिपोर्ट्स को, अकाउंट को एग्जामिन करने का काम होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने देखा नहीं, एग्जामिन रिपोर्ट्स अकाउंट्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि पीएसयूस, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी कौन कौन सी होती हैं, तो इनमें टोटल 24 कमेटीज होती हैं, 16 लोकसभा की होती हैं, 8 राज्यसभा की होती हैं, ठीक है। ये एग्जामिन करती हैं डिमांड्स फॉर ग्रांट, विल एंड पॉलिसी मैटर्स, ठीक है, समझ आ गया। डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी तो हर एक डिपार्टमेंट की होती है। अदर स्टैंडिंग कमेटी मतलब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गई, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस, कमेटी ऑन पिटीशंस, रूल्स कमेटी, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होगी तो इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग स्पीकर, स्पीकर भी इसका भाग होते हैं, ठीक है, स्पीकर भी इसका भाग होते हैं, इंक्लूडिंग स्पीकर, ठीक है। क्लियर हो गया। 15 फ्रॉम, ये लोकसभा से होगा। उसके बाद 11 मेंबर इसमें राज्यसभा के होते हैं, 11 मेंबर्स राज्यसभा से होते हैं। बार बार मैं एल की क्यों लिख देता हूँ, लोकसभा, ठीक है। 11 मेंबर राज्यसभा, 15 मेंबर लोकसभा। क्लियर हो गया। और इसमें भी आपके चेयरमैन होते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन, इंक्लूडिंग चेयरमैन। और इस कमेटी के जो हेड होते हैं, हेड, वो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इन द सेंस राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वही इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये रिकमेंड करते हैं
टाइम दैट शुड बी अलॉटेड फॉर द डिस्कशन ऑफ सच गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव एंड अदर बिजनेसेस। जो भी बिजनेस रिलेटेड आपके जो इश्यूज होते हैं उनके लिए टाइम को अलॉट करना इनकी जिम्मेदारी होती है कि इस पर भी बहस होनी चाहिए। ठीक है। कमेटी ऑन प्रिविलेजेस, तो प्रिविलेजेस कमेटी ये 15 मेंबर्स की कमेटी होती है, 15 मेंबर्स होते हैं और नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द स्पीकर। नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। क्लियर हो गया। चलिए, कमेटी ऑन पिटीशंस और रूल्स कमेटी, तो इनको आप ऐसे याद रखिए कि ये आपकी अदर्स मतलब कि स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। ठीक है, और बाकी सब बता ही चुके हैं और इसमें कुछ छूटा नहीं है। अच्छा, इसमें जो 24 कमेटी होती है ना, 16 लोकसभा 8 राज्यसभा, तो इन सब में आपके जो मेंबर्स होते हैं हर एक कमेटी में 31 मेंबर ईच कमेटी हैज 31 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम 10 फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, 10 फ्रॉम राज्यसभा, याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडॉक कमेटी, तो एडॉक कमेटी मतलब कि जैसे इनका काम पूरा होता है, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनको बनाया जाता है, जैसे काम पूरा होता है ये डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। टाइप जैसे इंक्वायरी कमेटी होगी, इन्वेस्टिगेटिंग इशूज, कोई इशू क्रिएट हो गया, ठीक है, तो इंक्वायरी कमेटी बना दी। सिलेक्ट या फिर ज्वाइंट कमेटी ऑन बिल्स फॉर डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ बिल्स, तो बिल्स का डिटेल एग्जामिनेशन किया जा सके इसके लिए कुछ एमपीज की यहाँ पर क्या बना दी जाती है, कमेटी बना दी जाती है। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनको याद रखिए कि एडॉक कमेटी कौन सी है और आपकी स्टैंडिंग कमेटी कौन सी है। अब आते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो जेपीसी कमेटी जिसको बोलते हैं, फॉर्म्ड बाय मोशन पास्ड बाय द बोथ हाउसेस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मेजर स्कैंडल्स इशूज, तो बहुत सारे जो मेजर स्कैंडल्स हुए हैं उनको रिव्यू करने के लिए ये बनाई जाती हैं। जेपीसी ऑन जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उसके लिए भी ये जेपीसी कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से आपको समझ आ रहा होगा, यानी कि इसमें दोनों हाउस के मेंबर्स होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों, ताकि डिटेल्ड स्क्रूटनी की जा सके बिल्स की और एक्सपेंडिचर की, वर्क बिहाइंड द सीन्स सेव्ड पार्लियामेंट्री टाइम, यानी कि आप पार्लियामेंट के समय पर अगर इनमें बहस छिड़ेगी तो वो फिर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, पार्लियामेंट का टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा, इसलिए ये बिहाइंड द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स ये काम करती हैं। ठीक है, इंक्रीजेज अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही बढ़ा देती हैं। ठीक है, अब कुछ आर्टिकल्स बचे हैं, इनको जल्दी फिनिश करते हैं और हमारी ये क्लास एंड होगी। ठीक है, कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेंगे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, जैसे आज हम लोगों ने किया पार्लियामेंट। ठीक है, तो 119 रेगुलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, पार्लियामेंट में रेगुलेट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिजनेस बाय लॉ। ठीक है, समझ आ गया, यानी कि रेगुलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। एक मिनट, हाँ, रेगुलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, पार्लियामेंट रेगुलेट प्रोसीजर रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिजनेस बाय लॉ, तो लॉ के थ्रू ये फाइनेंशियल बिजनेस को प्रोसीज रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में या तो हिंदी यूज की जा सकती है या फिर इंग्लिश। ठीक है, लेकिन परमिशन लेके, स्पीकर की परमिशन लेके कोई भी मेंबर अपनी मदर टंग में बोल सकता है। ठीक है, मातृभाषा में अपने बोल सकता है। क्लियर हो गया। अच्छा, इंग्लिश को बोला गया था कि ये 15 साल बाद रिमूव कर दी जाएगी, सेल बी रिमूव्ड, जब हमारा संविधान बना था तो इसमें लिखा गया था सेल बी रिमूव्ड आफ्टर 15 ईयर्स, लेकिन अभी भी ये एग्जिस्टेंस में है, बट स्टिल इन एग्जिस्टेंस, स्टिल इन एग्जिस्ट, यार सही से लिख दो, इतनी भी जल्दी नहीं करनी है, बट स्टिल इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। 120 हो गया। 121 बात है, रिस्ट्रिक्शन और डिस्कशन इन पार्लियामेंट, यानी कि जो भी डिस्कशन होगा, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट अबाउट कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एक्सेप्ट ड्यूरिंग रिमूवल मोशन। ठीक है, जब किसी भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का रिमूव किया जाएगा, यानी कि उनका इम्पीचमेंट होगा, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, उसके अलावा किसी भी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में उनके बारे में डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए डिस्कशंस, ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, समझ आ गया। आर्टिकल 122
कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, ये तो बता चुका हूँ मैं। कब बताया था? ये बताया था मैंने, किसी भी मेंबर्स के मतलब मेंबर्स ने कुछ भी अगर बोल दिया तो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, तो कोर्ट्स में आप केस नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, कोर्ट में जब नहीं कर सकते तो कोर्ट भी आपको इंक्वायर नहीं कर सकते हैं किसी भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को, ठीक है। कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चन वैलिडिटी ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। क्लियर हो गया? ठीक है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस। तो व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, पार्लियामेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस हैविंग फोर्स ऑफ लॉ। जैसे कि पार्लियामेंट फोर्स में सेशन में नहीं है, ठीक है, और देश में इमरजेंसी आ गई, तो भाई प्रेसिडेंट तो रहेंगे ना, पार्लियामेंट नहीं है, प्रेसिडेंट तो रहेंगे ही, 12 महीने रहते हैं। तो प्रेसिडेंट एक टेम्पररी लॉ इशू कर देते हैं जिसको हम लोग ऑर्डिनेंस कहते हैं, ठीक है। ये होता है टेम्पोररी लॉ, ठीक है। तो इसको इशू करते हैं और अ, इसको इशू करते हैं और जो भी लॉ होता है मतलब एक तरीके के लॉ की तरह ही काम करता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर पार्लियामेंट एंड सीजेस टू ऑपरेट आफ्टर 6 वीक्स ऑफ असेंबली अनलेस अप्रूव। यानी कि अध्यादेश को सांसद के सामने रखा जाना चाहिए, जब भी पार्लियामेंट आपकी आएगी तो उसके सामने रखा जाएगा, और पुनः सत्र बुलाए जाने के 6 सप्ताह बाद यदि मंजूर ना हो तो समाप्त हो जाता है, ठीक है। यानी कि 6 वीक्स के बाद ये अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा अगर अप्रूव नहीं किया गया, ठीक है। और अगर अप्रूव कर दिया गया तो ये लॉ बन जाता है, परमानेंट लॉ बन जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर होती है आर्टिकल 123 के तहत, और आपके जो वो होते हैं क्या नाम, गवर्नर होते हैं, तो उनके पास 213 के तहत। बस दो को इधर उठा के रख दीजिए, ठीक है। तो 211 के पास में गवर्नर इन स्टेट, गवर्नर इन स्टेट कैन इशू ऑर्डिनेंस, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये हुआ हमारा लेक्चर खत्म, और हम लोगों ने काफी अच्छे डिटेल में पूरा का पूरा पार्लियामेंट कर लिया है, ठीक है। एक एक चीज को कवर करते हुए, हर एक कमेटी को, हर एक लॉ को देखते हुए, हर एक आर्टिकल को डिटेल में कवर करते हुए हमारा पार्लियामेंट चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम लोग आर्टिकल 124 से लेके 151 तक आपका, जिसमें सीएजी भी कवर हो जाएगा, और आपका इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा, और हाई कोर्ट भी ले लेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी, ये तीनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। फिर बाकी आपका 152 से लेके जो भी 213 तक होता है, वो आपका स्टेट लेजिस्लेचर हम लोग एक क्लास में कर लेंगे, ठीक है, वेडनेसडे को। क्लियर हो गया? चलिए एंड करते हैं सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर और कीप स्टडिंग।